बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम। आज जो कहानी मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ उसका उन्वान है सफ़ेद पोश। ये कहानी मलिक सफदर हयात की डायरी से माखूज़ है। कहानी स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें। शुक्रिया। अप्रैल की कोई तारीख थी। मैं थाने में बैठा रोज़मर्रा के काम निपटा रहा था कि मुझे बताया गया चौधरी कादर अली मुझसे मिलने आया है। कादर अली से मेरे पहले भी 2-3 मुलाकातें हो चुकी थीं। वो शम्साबाद का चौधरी था। शम्साबाद नामी गांव मेरे थाने से मशरिक की सिमत 1 मील के फासले पर वाक़ था। शम्साबाद का नाम चौधरी कादर अली के दादा मरहूम शम्स अली के नाम पर रखा गया था, मगर ये गए वक्तों का किस्सा है। अब तो कादर अली का वालिद नादिर अली भी मरहूम हो चुका था और ख़ुद कादर अली भी मेरी मालूमात के मुताबिक 50 का हिस्सा अबूर कर चुका था। चौधरी कादर खैरियत से आया है ना? मैंने इतला देने वाले कांस्टेबल से इस्तफसार किया। खैरियत तो नहीं नज़र आ रही जनाब, कांस्टेबल ने जवाब दिया। इनके साथ 4-5 अफराद भी हैं। सुनने में आया है कि पिछली रात इनकी हवेली में कोई बड़ी गड़बड़ हो गई है। बड़ी गड़बड़? मैंने कांस्टेबल के अल्फाज को दोहराया और कहा, ठीक है, चौधरी कादर अली को फौरन मेरे पास भेजो। जो हुक्म मलिक साहब। कांस्टेबल मुझे सल्यूट करने के बाद कमरे से निकल गया। थोड़ी देर के बाद चौधरी कादर अली मेरे सामने बैठा हुआ था। इसने अपने साथ आने वाले अफराद को बाहर बरामदे ही में छोड़ दिया था, जिससे 2 बातें जाहिर होती थीं। नंबर 1, इसके हमरा आने वाले लोग गैर अहम थे। नंबर 2, मामला खासा गंभीर था। वैसे चौधरी की हालत से भी यही जाहिर हो रहा था कि हालात चौधरी के काबू में नहीं हैं, वरना वो यूं अफरा तफरी के आलम में खुद थाने आने की बजाय अपने किसी बंदे को भेजता। अगले ही लम्हे इसने मेरे अंदाजे की तस्दीक भी कर दी। मलिक साहब, वो परेशान लहजे में बोला, पिछली रात डाकुओं ने मेरी हवेली में घुसकर कयामत बर्पा कर दी है। वो मेरी जवान बेटी नौरीन को उठाकर ले गए हैं। मैं सीधा होकर बैठ गया और चौंके हुए लहजे में पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं चौधरी साहब? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, चौधरी ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बताया। 1 हफ्ते के बाद नौरीन की शादी थी। डाकू नौरीन के साथ तमाम तलाई जेवरात और कीमती मलबूसात का भी सफाया कर गए हैं। जिस सूटकेस में ये सामान रखा हुआ था वो कमरे से गायब है। इसने लम्हाती तौक़ुफ़ करके एक गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, मलिक साहब, ये बहुत ही हसास और संगीन मामला है, इसलिए मैं खुद चलकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज जुम्मा है, अगले जुम्मे को नौरीन की रुखसती है। आपको किसी भी कीमत पर अगले जुम्मे से पहले नौरीन को वापस लाना है, वरना मेरी नाक कट जाएगी। मेरी इज्जत अब आपके हाथ में है। मुझे इस थाने में तैनात हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था, लेकिन मैं चौधरी कादर अली के बारे में जितना भी जानता था, इसकी रोशनी में वो रिवायती चौधरी बिरादरी से हटकर एक सुलहजो, अमन पसंद और नमूद व नुमाइश से आरी शख्स था। इसकी हवेली में इतना बड़ा वाक़या पेश आ गया था और वो अपनी मगवी बेटी की वापसी के लिए मुझसे मिन्नत कर रहा था। इसकी जगह अगर कोई रिवायती चौधरी होता तो अब तक पूरे गांव बल्कि इर्द गिर्द के गांव की भी ऐसी कम तैसी कर चुका होता। थाने वो बाद में आता, पहले वो अपनी जागीरदाराना ताकत को आजमाने की कोशिश करता। मैंने हमदर्दी भरे लहजे में कहा, आप फिक्र नहीं करें चौधरी साहब, 1 हफ्ता तो बहुत बड़ा अरसा है। मैं आपकी बेटी को 1-2 दिन ही में ढूंढ निकालूंगा। मगर क्या मलिक साहब? वो मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही बोल उठा। मगर ये कि, मैंने वजाहत करते हुए कहा, आप मुझे तमाम तर हालात पूरी सच्चाई के साथ बताएंगे? जी हाँ बिल्कुल, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। लेकिन मेरी आपसे एक दरख्वास्त है। वो क्या? मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। आप फौरी तौर पर मेरे साथ हवेली चलें। वो ठहरे हुए लहजे में बोला, पहले आप वक़्वे का मुआयना कर लें, इसके बाद आप मुझसे जो भी पूछेंगे मैं इसका जवाब दूंगा। इसकी तजवीज़ इंतहाई माकूल थी, लिहाजा मैंने इसके हमरा शम्साबाद जाने का फ़ैसला सुना दिया। थोड़ी ही देर के बाद हम थाने से रवाना हो गए। शम्साबाद 1000 से 1200 नफूस तक का एक छोटा सा गांव था। हम जल्द ही चौधरी कादर अली की मैयत में शम्साबाद पहुंच गए।
मेरे साथ अमले का एक आदमी कांस्टेबल वाहिद भी था। वाहिद बहुत तेज तर्रार और चाको चौबंद एहलकार था। तांगे हवेली के गेट पर रुके और चौधरी हमें अपने साथ हवेली के अंदर ले गया। वो हवेली ना तो ज्यादा बड़ी थी और ना ही छोटी। इसकी आराइश और ज़ेबाइश पर भी दिल खोलकर खर्चा नहीं किया गया था। चौधरी कादर अली चूंकि खुद सादा मिजाज का मालिक था, लिहाजा इसकी हवेली के चप्पे चप्पे से भी सादगी झलकती थी। आम रिवायती चौधरियों की हवेलियों जैसी शान व शौकत और रोब दबदबा कहीं दिखाई नहीं देता था। मैंने कांस्टेबल वाहिद को खुसूसी हिदायत देकर हवेली के मुख्तलिफ बैरूनी हिस्सों के मुआयने पर मामूर कर दिया और खुद चौधरी के हमरा अंदरूनी रिहायशी हिस्से की जानिब बढ़ गया। चौधरी कादर अली मुझे एक ऐसी जगह ले आया जहां 4 कमरे एक कतार में बने हुए थे। इस मकाम तक रसाई से पहले हवेली की खवातीन को दूसरे हिस्से में मुंतकिल कर दिया गया था। मैंने ऊपर जिन 4 कमरों का जिक्र किया वो बुनियादी तौर पर बेडरूम थे। ये कमरे शिमालन जनूबन हवेली के वस्ती हिस्से में बने हुए थे। जनूबी सीमत में वाक़या आखिरी कमरा चौधरी कादर अली और चौधराइन जाहिदा परवीन की ख्वाबगाह थी। इसके बाद घरेलू मुलाजमा बशीरा का कमरा था, जो चौधरी के 2 बेटों की आया भी थी। 5 साला नवीद और 3 साला सईद बशीरा की निगरानी और निगहदाश्त में रहते थे और रात को इसी के कमरे में सोते थे। बशीरा के बाद मगवी नौरीन का कमरा था और शिमाली सिमत में सबसे आखिर में एक ऐसा कमरा था जहां नौरीन के जहेज का सामान रखा गया था। तमाम का तमाम फर्नीचर और दीगर कीमती सामान जू का तू कमरे के अंदर मौजूद था। बस वहां से वो सूटकेस गायब था जिसके अंदर तलाई जेवरात और बेशबहा रेशमी मलबूसात रखे हुए थे। मैंने नौरीन और जहेज वाले कमरे को जाए वकुआ की हैसियत देते हुए वहां का तफसीली और तनकीदी मुआयना किया। दोनों कमरों के किसी भी हिस्से से मुझे अफरा तफरी के आसार नहीं मिले जिनसे जाहिर और साबित होता हो कि वहां डाकुओं ने कोई हंगामी कार्रवाई की होगी, जबकि चौधरी कादर अली ने मुझे थाने में यही बताया था कि पिछली रात डाकुओं ने मेरी हवेली में घुसकर कयामत बर्पा कर दी है और वो मेरी जवान बेटी नौरीन को उठाकर ले गए हैं। मैं दोनों कमरों के तसल्ली बख्श जायजे से फारिग हुआ तो चौधरी कादर को लेकर एक कमरे में बैठ गया। मैंने उसे मुखातिब करते हुए गहरी संजीदगी से कहा, चौधरी साहब, आप एक अमन पसंद और शरीफ नफ्स इंसान हैं, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं, मगर जो कुछ आप फरमा रहे हैं इसके आसार कहीं नजर नहीं आ रहे। मेरी बेटी हवेली से गायब है। वो भर्राई हुई आवाज में बोला, कीमती सामान वाला सूटकेस भी कमरे में मौजूद नहीं। आपको और किस किस्म के आसार की तलाश है? मेरा इशारा डाकुओं की कार्रवाई की जानिब था। चौधरी साहब, मैंने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया, जब डाकू कहीं पर हल्ला बोलते हैं तो वहां अफरा तफरी और अबतरी पैदा होती है, लेकिन मैंने जिन 2 कमरों का मुआयना किया है वहां तो सब अमन व अमान ही दिखाई देता है। ऐसा महसूस होता है जैसे आपकी बेटी खुद ही सूटकेस उठाकर कहीं चली गई हो। ये आप क्या कह रहे हैं मलिक साहब? वो दुखी लहजे में बोला। हालात व वाक़यात की रोशनी में मेरे जहन ने जो नतीजा अखज़ किया है वो मैंने आपको बता दिया है। मैंने चौधरी की आंखों में देखते हुए कहा, माजरत के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हवेली के अंदर मुझे डाकुओं की कार्रवाई कहीं नजर नहीं आ रही, मगर नौरीन भारी सूटकेस उठाकर खुद क्यों कहीं चली जाएगी? वो बेयकीनी से मुझे देखते हुए बोला, मेरी बेटी इस किस्म की घटिया हरकत नहीं कर सकती मलिक साहब। मैं आपके कर्ब को महसूस कर सकता हूँ चौधरी साहब, मैंने हमदर्दी भरे लहजे में कहा। फिर पूछा, क्या आपने खुद अपनी आंखों से डाकुओं को ये कार्रवाई करते देखा था? मैंने नहीं, बशीरा ने देखा था। इसने बताया। वो आपकी घरेलू मुलाजमा और बच्चों की आया? जी हाँ। चौधरी ने इस बात में गर्दन हिलाई।
बशीरा आधी रात को मेरे छोटे बेटे सईद को रफ़ाए हाजत कराने के लिए कमरे से निकलकर बाथरूम की तरफ बढ़ी तो इसने दो अफराद को तेजी से हवेली के गेट की तरफ जाते हुए देखा। इनमें से एक ने अपने सर पर सूटकेस उठा रखा था और दूसरे ने अपने कंधे पर नौरीन को लाद रखा था। यह मंजर देखकर वो भौंचका रह गई और इसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। इसकी चीखों पुकार सुनकर मेरी आंख खुल गई। मैं आने वाहिद में कमरे से बाहर आया और बशीरा ने मुझे बताया कि डाकू नौरीन को उठाकर ले गए हैं। मैंने हवेली के गेट की जानिब दौड़ लगा दी। गेट खुला हुआ था, लेकिन जब तक मैं हवेली से बाहर पहुंचता डाकू वहां से रवाना हो चुके थे। मैं देख नहीं सका कि वो तादाद में कितने थे। रात की तारीकी में मुझे घोड़ों के भागने की मखसूस आवाज़ें सुनाई दी। मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक वो 2 या 3 या फिर 4 घोड़े थे। आपने डाकुओं का ताक़ुब करने की कोशिश नहीं की? इसके खामोश होने पर मैंने सवाल किया। हवेली में आपके मुहाफिज मुलाजिम भी तो मौजूद होंगे। वो डाकुओं की कार्रवाई के दौरान में कहाँ थे? डाकू हवेली में इतनी बड़ी वारदात करके रफू चक्कर हो गए और वो हाथ पर हाथ रखे क्यों बैठे रहे? मेरे मुतअद्दिद सवालात के जवाब में चौधरी कादर अली ने एक बोझल सांस खारिज की और भर्राई हुई आवाज में बताने लगा, हवेली का गेट खुला हुआ देखकर मेरा माथा ठनका और फौरी तौर पर मेरे जहन में यही आया था कि ये जीला और बाला कहाँ मर गए हैं। जीला और बाला मेरे खास मुलाजिम हैं जो हवेली के गेट के करीब ही बने हुए एक कमरे में रहते हैं। हवेली की निगरानी और पहरेदारी इनके फराइज में शामिल है। फिर जीला और बाला के बारे में आपको क्या पता चला? वो लम्हे भर को रुका तो मैंने सवाल किया। बशीरा की पुकार पर तो मैं हड़बड़ाकर उठा था और सीधा हवेली के गेट की जानिब दौड़ लगा दी थी। वो वजाहत करते हुए बोला, लेकिन जब डाकू तारीकी में गायब हो गए तो मैंने तेजी से जीला और बाला के कमरे का रुख किया था। क्या वो दोनों अपने कमरे में मौजूद थे? मैंने पूछा। जी हाँ। इसने इस बात में गर्दन हिलाई। वो दोनों बेहोश पड़े थे। बेहोश? मैं चौंक उठा। क्या मतलब है आपका? वो अपनी अपनी चारपाई पर बेसुध पड़े थे। वो वजाहत करते हुए बोला, मैंने इन्हें जगाने के लिए पहले आवाजें दी। वो टस से मस ना हुए तो मैंने गुस्से में इन्हें झंझोड़ डाला और इनकी चारपाइयों को ठुड्डे भी मारे, मगर इससे भी बात ना बनी तो मैंने बाल्टी भर भर कर इन पर पानी डाला। वो जरा देर को सांस हमवार करने के लिए रुका, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, बड़ी मुश्किल से मैं इन्हें होश में लाने में कामयाब हो सका। जब वो कुछ बताने के काबिल हुए तो पता चला इन दोनों को हवेली में होने वाली वारदात की कोई खबर ही नहीं थी। डाकू इनकी बेहोशी के दौरान ही में अपना काम करके चलते बने थे। मुझे तो ये लगता है मलिक साहब, डाकुओं ने किसी तरह हवेली में दाखिल होने के बाद जीला और बाला को बेहोश किया। फिर वो नौरीन वाले कमरे में पहुंचे और उठाने से पहले इसे भी बेहोश कर दिया, वरना वो अपने अगवा के वक्त जरूर शोर मचाती। इस किस्म की वारदातें करने वाले मुजरिमों के पास बेहोशी वाली दमा में बसा हुआ रुमाल होता है जो वो किसी को भी सुंघाकर उसे बेहोश कर देते हैं। सोते हुए आदमी पर तो इस रुमाल का इस्तेमाल और भी आसान हो जाता है। आप ठीक कह रहे हैं चौधरी साहब। मैंने ताईदी अंदाज में गर्दन हिलाई। डाकुओं के पास क्लोरोफार्म में बसा हुआ ऐसा रुमाल होता है जिसे वो मोमी थैली में महफूज रखते हैं और बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल करते हैं। नौरीन पर क्लोरोफार्म वाले रुमाल का इस्तेमाल तो समझ में आने वाली बात है, मगर मैंने लम्हाती तवक्कुफ करने के बाद इन अल्फाज में इजाफा किया, मगर ये जीला और बाला कैसे पहरेदार हैं जिन्हें बैक वक्त डाकुओं ने तस्खीर कर लिया? क्या वो गहरी नींद में डूबकर हवेली की निगरानी कर रहे थे? मैंने इन्हें सख्ती से हिदायत कर रखी है वो बारी बारी अपनी नींद पूरी करें, यानी एक वक्त में एक सोए और दूसरा जागता रहे। चौधरी ने बताया, पिछली रात इनके साथ क्या मामला हुआ है ये मैंने अभी इनसे पूछा नहीं। इन हंगामी हालात ने मुझे कुछ सोचने का मौका ही नहीं दिया। कोई बात नहीं चौधरी साहब, आप नहीं पूछ सके तो यही सवाल मैं उनसे करूंगा। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा,
मुझे हवेली में मुकीम दूसरे अफराद से भी पूछ गुछ करना है। क्यों नहीं, जरूर, वो जल्दी से बोला। मैंने कहा, चौधरी साहब, आप जरा मेरे साथ हवेली से बाहर आएं। वो फौरन से पेशतर उठकर खड़ा हो गया। फिर हम हवेली के अंदरूनी हिस्से से निकलकर कुशादा सहन से गुजरते हुए हवेली की गेट की जानिब बढ़ने लगे। मैंने चौधरी के साथ चलते हुए पूछा, चौधरी साहब, आपकी किसी से कोई दुश्मनी वगैरह तो नहीं? नहीं जनाब, वो सादगी से बोला, मैंने ऐसा कोई रोग नहीं पाल रखा। अल्लाह का शुक्र है, ना मैं किसी का दुश्मन हूँ और ना कोई मेरा दुश्मन है। मगर आपके बकौल पिछली रात हवेली में जो अंदोनाक वाक़या पेश आया है, वो किसी दोस्त का कारनामा तो नहीं हो सकता। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, अगर इसे सीधी सादी डाकुओं की वारदात भी समझ लिया जाए तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि डाकुओं को हवेली के अंदरूनी हालात और मामलात की इतनी गहरी मालूमात कैसे थी कि वो बासानी हवेली के अंदर दाखिल हुए। उन्होंने चौकीदारों को बेहोश किया, फिर वो सीधे नौरीन के कमरे में पहुंचे, इसे बेहोश करके उठाया और इसके बराबर वाले कमरे से तलाई जेवरात और कीमती मलबूसात वाला सूटकेस उठाकर इत्मीनान से फरार होने में कामयाब हो गए। इससे तो एक ही बात समझ में आती है। कौन सी बात? चौधरी ने तशवीश भरे अंदाज में पूछा। मैंने बताया, ये कि इस वारदात से पहले डाकुओं ने हवेली के अंदरूनी हालात और वाक़यात के बारे में मुकम्मल तहकीक की होगी कि कौन सी चीज़ कहाँ और किस जगह पर रखी हुई है, और ऐन मुमकिन है ये ख़तरनाक मालूमात हवेली के अंदर ही से किसी ने इन्हें पहुंचाई हो। आपका मतलब है? वो चलते चलते रुक गया, फिर सरसराती हुई आवाज़ में बोला, हवेली का कोई आदमी इन डाकुओं के साथ मिला हुआ है? ये नामुमकिन तो नहीं चौधरी साहब, मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। चौधरी साहब, दरअसल पुलिस की तफ्तीश की गाड़ी शक के पेट्रोल से चलती है। मौजूदा हालात को देखकर एक बात मेरे जहन में आई और वो मैंने आपके सामने बयान कर दी। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, अगर ये आपके किसी दुश्मन की कार्रवाई है तो फिर तस्लीम करना पड़ेगा कि वो दुश्मन हवेली के अंदरूनी हालात से पूरी तरह आगाह है, और ये आगाही इसने चाहे कैसे भी हासिल की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें जी मलिक साहब, वो एक मर्तबा फिर मेरे साथ कदम उठाते हुए बोला, अगर इस रोए ज़मीन पर वाकई कोई मेरा दुश्मन है तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, और जहाँ तक हवेली के अंदर से किसी के मालूमात फराहम करने का ताल्लुक है तो मैं किसी पर शक नहीं कर सकता। ये सब मेरे भरोसे के लोग हैं। बातें करते हुए हम हवेली के गेट पर पहुंच गए। मैंने इधर उधर निगाह दौड़ाते हुए पूछा, चौधरी साहब, आपके वो दोनों मुलाजिम जीला और बाला कहीं नजर नहीं आ रहे? यहीं कहीं होंगे जनाब, वो सरसरी लहजे में बोला। जब हम थाने से वापस आए थे तो मैंने इन्हें इधर ही देखा था। हम हवेली के गेट से बाहर निकल आए तो मैंने दरियाफ्त किया, चौधरी साहब, आपने डाकुओं को किस जानिब फरार होते हुए देखा था? मेरा मतलब है, इनके घोड़ों की टापों की मखसूस आवाज़ तारीकी में किस सिमत से महसूस हुई थी? इस तरफ जनाब, चौधरी ने एक जानिब इशारा करते हुए बताया। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज की। इधर तो थाना है। मैंने जो देखा और जो सुना वो आपको बता दिया है, वो सादगी से बोला। इन लम्हात में मेरा जहन बर्क रफ्तारी से ये सोच रहा था, शमसाबाद से मगरिब में 1 मील के फासले पर मेरा थाना था, और इसी सिमत में अगर मजीद आगे बढ़ते जाएं तो लगभग मील सवा मील के बाद जंगल शुरू हो जाता था, जो शिमालन जनूबन मीलों तक फैला हुआ था, जबकि शर्कन गरबन भी इसका फैलाव 5 मील से कम नहीं था। वो डाकू शमसाबाद से निकलकर मुझे सलाम करने थाने तो आ नहीं सकते थे। अगलब इम्कान यही नजर आता था कि उन्होंने थाने से पहलोती ही करते हुए जंगल का रुख किया होगा। इस बात का फौरी तौर पर फैसला करना मुमकिन नहीं था कि अगर वो जंगल ही में घुसे थे तो सीधे मगरबी सिमत बढ़ते चले गए थे, या उन्होंने अपने घोड़ों को शिमालन जनूबन किसी तरफ मोड़ लिया था। मैंने चौधरी कादर अली को अपने ख्यालात से आगाह किया तो वो इज़तरारी लहजे में बोला, मलिक साहब, ऐसा हो सकता है,
बस अब आप जल्दी से मेरी नौरीन को ढूंढ निकालें ताकि मेरी इज्जत पर कोई हर्फ ना आए। आप परेशान ना हो चौधरी साहब, मैंने तसल्ली भरे लहजे में कहा। अल्लाह इज्जत रखने वाला है। आप मुझे ये बताएं कि नौरीन शमसाबाद से ब्याह कर कहाँ जाने वाली थी? बहादुरपुर, उसने जवाब दिया। बहादुरपुर के चौधरी खुदा बख्श के बेटे करीम बख्श से नौरीन की शादी होने वाली थी। बहादुरपुर नामी वो गांव शमसाबाद से जनूब मगरिब में 4 मील के फासले पर वाक़या था। मेरी मालूमात के मुताबिक बहादुरपुर के इख्तिताम से जंगल शुरू हो जाता था, गोया वो जंगल के किनारे वाक़या था। मैंने एक फौरी ख्याल के तहत पूछ लिया, चौधरी साहब, नौरीन और करीम बख्श का रिश्ता अमन व अमान से तय हो गया था या इस दौरान में कोई बदमज़गी हुई थी, या ये कि नौरीन के दूसरी जगहों से भी रिश्ते आए थे? आप मेरा मतलब समझ रहे हैं ना? जी अच्छी तरह समझ रहा हूँ कि आपका इशारा किस तरफ है। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, मगर यकीन करें ऐसी कोई बात नहीं थी। चौधरी खुदा बख्श से मेरी देरीना दोस्ती है और हम दोनों एक दूसरे की औलाद को अपनी औलाद समझते हैं। करीम बख्श और नौरीन के रिश्ते की बात हम दोनों के दरमियान ही तय पाई थी और किसी को इस शादी पर कोई एतराज नहीं था। 1 साल पहले मंगनी हुई थी और अब 1 हफ्ते बाद नौरीन की बारात आने वाली थी कि बोलते बोलते इसकी आवाज रिंध गई। मैं इसे हवेली के अंदर ले आया। ये इतना बड़ा वाकया था कि पूरे शमसाबाद में थरथल्ली मच गई थी। हवेली के नज़दीक भी गांव के कई अफराद जमा थे, लेकिन चौधरी के मुलाजमीन खास जीला और बाला कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। मैंने चौधरी से कहा, चौधरी साहब, जीला और बाला को पैदा करें, इनके बयानात बहुत ज़रूरी हैं, पता नहीं वो किधर गायब हैं। चौधरी ने गांव के 2 अहम अफराद को अपने पास बुलाकर तहकमाना लहजे में कहा, तुम दोनों फौरी तौर पर जीला और बाला को ढूंढकर मेरे पास लाओ, फौरन। वो दोनों हुक्म बजा लाने का यकीन दिलाते हुए रवाना हो गए। मेरी नज़र में चौधरी कादर अली के ज़ाती मुलाजिम और हवेली के निगरान जीला और बाला निहायत ही अहम अफराद थे। इन्हें बेहोश करने के बाद ही मुबैना डाकुओं ने हवेली वाली मुहिम सर की थी। जीला और बाला से पूछगछ की जाती तो डाकुओं के हवाले से कोई अहम सुराग हाथ लग सकता था। मैंने हवेली के अंदरूनी हिस्से में पहुंचने के बाद कहा, चौधरी साहब, जब तक जीला और बाला यहाँ पहुंचते हैं, इस वक्त तक मैं आपकी घरेलू मुलाजमा बशीरा से चंद सवालात कर लेता हूँ। सबसे पहले बशीरा ही ने डाकुओं को देखा था। मुमकिन है बशीरा से कोई ऐसी बात पता चल जाए जिसे नौरीन तक पहुँचना आसान हो जाए। चौधरी ने मुझे बरामदे में बिठाया और कहा, मैं बशीरा को आपके पास भेजता हूँ। फिर वो हवेली के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गया। थोड़ी ही देर के बाद बशीरा मेरे सामने बैठी थी। वो घुंघराले बालों वाली सांवले रंग की एक फरबा अंदाम औरत थी। कद मियाना और उम्र 45-50 के दरमियान। चौधरी के मुताबिक बशीरा की सारी जिंदगी इसी हवेली में गुजरी थी और वो इसकी नज़र में एक काबिल भरोसा मुलाजमा थी। मैंने बशीरा की आंखों में देखते हुए कहा, चौधरी साहब तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे और तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं। नौरीन वाले वाक़या का तुम्हें भी दुख हुआ होगा। मैंने मिले जुले जुमले से पूछगछ का आगाज किया। वो गहरी संजीदगी से बोली, चौधरी साहब की मेहरबानी है जो उन्होंने मेरी तारीफ की। मैं तो हवेली के काम को इबादत समझकर करती हूँ जी। और जहाँ तक नौरीन वाले वाक़ये का ताल्लुक है, इसने ज़रा रुक कर एक गहरी सांस ली, फिर बड़े कर्ब से बोली, जिस तरह मैं चौधरी नवीद और चौधरी सईद को पाल रही हूँ ना, ऐसे ही नौरीन की परवरिश भी मेरे ही हाथों में हुई थी। इससे आप मेरे दुख का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर सईद मेरे हाथ में ना होता तो मैं हर शय की परवाह किए बगैर इन डाकुओं के पीछे दौड़ लगा देती। मैंने बदस्तूर इसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। अब तक मैं जितनी मालूमात हासिल कर सका हूँ, इनके मुताबिक सबसे पहले डाकुओं को तुम ही ने देखा था। क्या तुम इनके कदकाठ या हुलियों के बारे में मुझे कुछ बता सकती हो? नहीं जी, वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोली। आधी रात का वक्त था और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। मैं इन लोगों के चेहरे नहीं देख सकती थी क्योंकि
क्योंकि क्या? वो रुकी तो मैंने सरसराती हुई आवाज में पूछा। उन्होंने डांठे लगा रखे थे। वो बड़े सुकून से वजाहत करते हुए बोली, जब मैं नन्हे सईद को रफा हाजत कराने के लिए अपने कमरे से निकलकर हवेली के सहन की तरफ आई तो मैंने इन दोनों डाकुओं को तेजी से भागकर हवेली के गेट की तरफ जाते देखा था। इनमें से एक ने जेवरात और कीमती सामान वाला सूटकेस अपने सर पर उठा रखा था और दूसरे ने नौरीन को कंधे पर लाद रखा था। मैं इन्हें देखकर बहुत जोर से चीखी थी। मेरी आवाज सुनकर चौधरी साहब अपने कमरे से बाहर निकल आए थे। जब मैंने इन्हें सूरत हाल से आगाह किया तो वो हवेली के गेट की तरफ बढ़ गए थे। वो तफसील बयान करके खामोश हुई तो मैंने इस्तफसार किया, बशीरा बीबी, तुमने रात की तारीकी में कैसे जान लिया कि एक डाकू ने नौरीन को कंधे पर डाल रखा था? क्या मतलब है जी आपका? इसने उलझन ज़दा नजर से मुझे देखा। नौरीन अपने कमरे से गायब थी तो डाकू फिर नौरीन ही को उठाकर ले गया था ना जी। वो मेरी बात को समझ नहीं पाई थी, लिहाजा मैंने आसान अल्फाज में कहा, नौरीन के कमरे को तो बाद में चेक किया गया होगा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब तुमने डाकुओं को हवेली के गेट की जानिब बढ़ते हुए देखा तो तुम्हें कैसे अंदाजा हुआ कि वो नौरीन ही है? मैं इस पहचान की वजह जानना चाहता हूँ। थानेदार साहब, इस हवेली में हम 3 ही औरतें हैं, वो ठहरे हुए लहजे में बोली, और तीनों का कदकाठ और जिसामत एक दूसरे से मुख्तलिफ है। मैं आपके सामने बैठी हूँ। चौधराइन जी दुबली पतली और छोटे कद की हैं, जबकि नौरीन भरे हुए जिस्म की मालिक एक ऊंची लंबी लड़की है। बस मैंने इन्हीं खसूसियात की बिना पर अंदाजा लगाया था कि डाकू ने नौरीन को कंधे पर डाल रखा है। बशीरा बीबी की वजाहत से मेरी तसल्ली हो गई। मैंने पूछा, जब डाकू नौरीन को कंधे पर डालकर हवेली के गेट की तरफ भाग रहा था तो क्या नौरीन ने कोई मज़ाहमत करने या शोर मचाने की कोशिश नहीं की थी? नहीं जी, इसने गर्दन को नफी में जंबिश दी और बताया, वो तो ऐसे लग रहा था जनाब कि डाकू किसी लाश को उठाकर भाग रहा हो। बाद में पता चला कि डाकुओं ने नौरीन को पहले बेहोश किया होगा और इसके बाद ही उठाया होगा। इन जालिमों ने हवेली में दाखिल होते ही सबसे पहले हवेली के रखवालों जीला और बाला को बेहोश किया था। फिर बशीरा मुझे जीला और बाला की बेहोशी की तफसील सुनाने लगी। ये बातें पहले ही चौधरी कादर अली की ज़बानी मुझ तक पहुंच चुकी थीं, लिहाजा मैंने अदम दिलचस्पी का इजहार करते हुए इससे बराह रास्त सवाल किया, बशीरा, तुम्हारे ख्याल में ये किसकी हरकत हो सकती है? मैं क्या जानूं जी। वो मुतज़ब्ज़ब नजर से मुझे तकने लगी। मुझे तो वो दोनों डाकू ही लगे थे। यानी तुम्हें कोई अंदाजा नहीं कि चौधरी कादर अली के साथ ये दुश्मनों वाली कार्रवाई किसने की है? नहीं जी, वो कतईयत से बोली, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। इसके बाद मैं लगभग 10 मिनट तक घुमा फिराकर मुख्तलिफ जावियों से सवालात करके बशीरा से ये जानने की कोशिश करता रहा कि डाकुओं को कैसे पता चला कि किस कमरे में नौरीन सोती है, किस कमरे में तलाई जेवरात और कीमती मलबूसात वाला सूटकेस रखा हुआ है, वो हवेली में किस तदबीर से दाखिल हुए, उन्होंने हवेली के रखवालों पर किस तरह काबू पाया, और क्या किसी घर के भेदी ने तो ये लंका नहीं ढाई। बशीरा से मुझे कोई भी ऐसी बात मालूम ना हो सकी जिसे काम की बात कहा जा सके और जिसकी मदद से नौरीन को ढूंढने में आसानी मैसर आ जाए। मैं बशीरा से सवाल करते हुए मुसलसल इसके चेहरे के तासुरात, आंखों और हाथ पांव की हरकत और सकनात का भी बारीक बीनी से जायजा ले रहा था, जिसके नतीजे में मेरा पेशा वराना तजर्बा ये कहता था वो दरोगोई से काम नहीं ले रही थी। मैंने इसे फारिग कर दिया। मैं पिछले 1 घंटे से चौधरी कादर अली की हवेली में मौजूद था और मेरी हासिल शुदा मालूमात के मुताबिक इस हवेली में जिंदगी बसर करने वाले अफराद की तादाद 8 थी। चौधरी कादर अली, इसकी बीवी जाहिदा परवीन, इनके 3 बच्चे नौरीन, नवीद, सईद, मुलाजमा बशीरा बीबी और 2 मुलाजिम रखवाले जीला और बाला। नौरीन अगवा हो चुकी थी। सईद और नवीद की उम्रें ऐसी थीं कि इनसे सवाल जवाब की कोई तुक नहीं बनती थी। चौधरी कादर अली और बशीरा का मैंने तफसीली इंटरव्यू कर लिया था। अब बाकी 3 अफराद बचे थे, चौधराइन जाहिदा परवीन और वफादार मुलाजमीन जीला और बाला। मेरी निगाह में जीला और बाला की भी बड़ी अहमियत थी।
चौधरी को अपनी तरफ आता देखकर मैं उठकर खड़ा हुआ। मलिक साहब, मेरी घरवाली की तबीयत काफ़ी ख़राब है। मेरे करीब आने के बाद चौधरी ने बताया, नौरीन वाले वाक़े ने जाहिदा को तोड़कर रख दिया है। वो बार बार मुझसे यही पूछ रही है, गांव वालों को और ख़ास तौर पर बहादुरपुर वालों को हम क्या मुंह दिखाएंगे। जेवरात और कपड़े वगैरह तो जाएं जहन्नम में। अगर नौरीन वापस ना आई तो हमारी नाक कट जाएगी। चौधरी साहब, इसकी बात मुकम्मल होने पर मैंने बड़े मजबूत लहजे में कहा, आप अपनी घरवाली को तसल्ली दें कि ना तो आप लोगों की नाक कटेगी और ना ही नौरीन को कुछ होगा। मैं इंशाअल्लाह अगले जुम्मे से पहले ही उसे बाजियाब कर लूँगा, कीमती सामान के ट्रंक समेत। अल्लाह आपका भला करे मलिक साहब, वो तशक्कुराना लहजे में बोला। आपकी बातों से बहुत हौसला मिलता है। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे। लम्हाती तवक्कुफ के बाद इसने लजाजत भरे लहजे में कहा, मलिक साहब, आपसे मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है। जी कहें चौधरी साहब। मैंने उलझन ज़दा नज़र से उसे देखा। आप थोड़ी देर के लिए मेरी घरवाली से मिल लें, उसने मिन्नतरेज़ लहजे में कहा। आप अपने अल्फाज से जाहिदा को तसल्ली देंगे तो वो मुतमईन हो जाएगी। ठीक है चौधरी साहब, मैं चौधराइन जी को समझाने की कोशिश करता हूँ, मैंने ठोस अंदाज में कहा। आप आए मेरे साथ। चौधरी हवेली के अंदरूनी हिस्से की सिमत बढ़ते हुए बोला। इसी लम्हे कांस्टेबल वाहिद मुझे अपनी तरफ आता दिखाई दिया। वाहिद थाने से मेरे साथ ही यहाँ पहुँचा था। मैंने उसे हवेली के बैरूनी हिस्सों के मुआयने पर मामूर किया था। मैं आगे बढ़ा और कांस्टेबल से पूछा, हाँ वाहिद, कोई ख़ास बात? नहीं मलिक साहब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, कोई ऐसी निशानी या सुराग हाथ नहीं लग सका जिससे मगवी की तलाश में कोई मदद मिल सके। घोड़ों के कदमों के बारे में क्या कहते हो? मैंने सवालिया अंदाज में उसकी तरफ देखा। जी हाँ, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, हवेली के गेट से जंगल की सिमत यानी बिल्कुल हमारे थाने की जानिब घोड़ों के समूह के मखसूस निशानात ज़मीन पर मौजूद हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे 3-4 घोड़े सरपट दौड़ते हुए गांव से मगरबी सिमत में गए हों। मैंने जहां तक सर्वे किया है, घोड़ों के कदमों के निशानात बड़े वाज़ेह नज़र आ रहे हैं। कांस्टेबल वाहिद की रिपोर्ट में अगरचे कोई ख़ास नई बात नहीं थी। ये तमाम तर मालूमात मुझे चौधरी कादिर अली की ज़बानी हासिल हो चुकी थी। ताहम घोड़ों के कदमों के निशानात की मदद से डाकुओं का खोज लगाने में आसानी हो सकती थी। मैंने कांस्टेबल से कहा, वाहिद, तुम थाने जाओ और खोजी फतेह मोहम्मद को ढूंढ कर यहाँ ले आओ। थोड़ी देर तक मैं अभी यही हूँ। जो हुक्म मलिक साहब, कांस्टेबल ने फर्माबरदारी से कहा और रुखसत हो गया। वाहिद के जाने के बाद मैंने चौधरी कादिर अली से कहा, चौधरी साहब, आपकी घरवाली को मैं ज़रूर तसल्ली दूंगा, मगर इससे पहले एक ज़रूरी काम भी करना है। कौन सा ज़रूरी काम? उसने चौंक कर मुझे देखा। आप बशीरा को यहाँ बुला लें, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, और इससे कहें कि एक छुरी भी यहाँ लेती आए। छुरी? चौधरी की हैरत दो चंद हो गई। आप परेशान न हो चौधरी साहब, मैंने उसकी उलझन के पेश नज़र कहा। खतरे वाली कोई बात नहीं, ये सब तफ्तीश का हिस्सा है। इसकी जान में जान आई और थोड़ी ही देर के बाद वो बशीरा को अपने साथ लेकर आ गया। बशीरा के हाथ में सब्जी काटने वाली छुरी देखकर मैं मुतमईन हो गया, ताहम वो खासी सहमी हुई नजर आती थी। बशीरा, ये छुरी मुझे दे दो, मैंने उसकी जानिब हाथ बढ़ाते हुए कहा। उसने फौरन से पेशतर छुरी मेरे हवाले कर दी। छुरी मेरे हाथ में आई तो इसके खौफ में इजाफा हो गया। इसके चेहरे के तासुरात से यही महसूस होता था कि वो सोच रही है मैं इस छुरी की मदद से उसे कोई नुकसान पहुंचाऊंगा। मैंने इसकी दहशत को दूर करते हुए कहा, बशीरा, रात जिस जगह तुमने खड़े होकर डाकुओं को हवेली से फरार होते देखा था, इस मकाम की निशानदही कर सकती हो? इसकी सांस में सांस आई। जी क्यों नहीं, जरूर, वो जल्दी से बोली। फिर चलते हुए सहन में एक जगह पहुंची और बड़े एतमाद से बताया, मैं इस वक्त सईद को उठाए यहाँ खड़ी थी। मैंने आगे बढ़कर इस मकाम पर सहन की कच्ची जमीन पर छुरी की मदद से एक दायरा खींच दिया। फिर दोबारा बशीरा से मुखातिब होते हुए कहा, अब तुम यहाँ से हवेली के गेट की तरफ जाओगी। इस बात का ख्याल रहे कि तुमने अपने अंदाजे के मुताबिक इसी राह पर चलना है जिस पर चलते हुए डाकू इस हवेली से फरार हुए थे।
अगले 2 मिनट में बशीरा ने मेरे हुक्म की 2 मरतबा तामील करके दिखा दी। मैंने डाकुओं की मुबैना राह गुजर से बालफाज दीगर मुमकिना राह फरार को भी छुरी की नोक से मार्क कर दिया। ये मार्किंग 2 लाइनों पर मुश्तमिल थी, जैसे नदी के 2 किनारे होते हैं। दोनों लाइनों के दरमियान 5-6 फुट का फासला रहा होगा। ये गली सी बन गई थी। बशीरा के मुताबिक वो डाकू इस गली में दौड़ते हुए हवेली के गेट तक पहुंचे थे। चौधरी कादर अली इस दौरान में हैरत भरी दिलचस्पी से मेरी कार्रवाई को देख रहा था। मैंने रुए सुखन इसकी जानिब मोड़ते हुए कहा, चौधरी साहब, मैंने कांस्टेबल को भेजकर खोजी को बुलाया है जो यहाँ से डाकुओं का खुरा उठाएगा। मैंने छुरी की मदद से सहन में जिस जगह निशान लगाए हैं इसके अंदर किसी को चलने फिरने की इजाजत ना दें, ताकि खोजी कम से कम मेहनत करके जल्द अज जल्द डाकुओं का सुराग लगा सके। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, जी मैं समझ गया। इसी तरह नौरीन के कमरे से लेकर सहन तक के रास्ते को भी अगर खोजी के आने तक इस्तेमाल ना किया जाए तो इससे तफ्तीश में आसानी हो जाएगी। मैंने चौधरी की आंखों में देखते हुए कहा, जो हुक्म मलिक साहब। वो फर्मा बरदारी से बोला, फिर हिचकिचाहट भरे अंदाज में कहा, आप मेरे साथ हवेली के अंदर जाने वाले थे। मैं फौरन समझ गया कि चौधरी का इशारा किस तरफ है। वो मुझे अपनी घरवाली से मिलाना चाहता था ताकि मैं चौधराइन को नौरीन की गुमशुदगी के हवाले से तसल्ली दिलासा दे सकूं। मैंने ताईदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे याद है, चलें। थोड़ी ही देर के बाद मैं चौधरी कादर अली के कमरे में मौजूद था। इस वक्त हम तीनों के सिवा वहां और कोई भी नहीं था। चौधरी की बीवी जाहिदा परवीन को देखकर मुझे हैरत का एक झटका सा लगा। मुझे यकीन न आया कि वो चौधराइन है, क्योंकि चौधरी और जाहिदा परवीन की उम्रों में बहुत ज्यादा फर्क था। चौधरी ने मेरी आंखों और चेहरे पर नमूदार होने वाली हैरत को फौरन नोट कर लिया और वजाहत करते हुए बोला, जाहिदा से मेरी शादी को 6 साल हुए हैं और नौरीन, मैंने सवालिया नजर से चौधरी की तरफ देखा, वो मेरी पहली बीवी मुख्तार बेगम से है। उसने बताया, मुख्तार बेगम से मेरी 4 औलादें हुई थी। 3 बेटे तो पैदा होने के कुछ ही अरसे के बाद अल्लाह को प्यारे हो गए थे। चौथे नंबर पर नौरीन पैदा हुई थी और इसे जन्म देते हुए मुख्तार बेगम का इंतकाल हो गया था। जाहिदा से मेरी 2 औलादें हैं, सईद और नवीद। जाहिदा परवीन की उम्र ज्यादा से ज्यादा 30 साल रही होगी। वो बिलाशुबा एक पुरकशिश और हसीन व जमील औरत थी। ताहम इन लम्हात में वो खासी अफसुर्दा नजर आती थी। मेरे इस्तफसार पर उसने बताया, थानेदार साहब, इसके लहजे से दुख और उदासी टपकती थी। मुझे नौरीन को पेश आने वाले वाक़या का बड़ा गम है। पिछले 6 साल में हमारे दरमियान बड़े गहरे ताल्लुकात कायम हो गए थे। हम बिल्कुल 2 सहेलियों की तरह हवेली में रहती थीं। मैं पिछले 6 माह से कितने चाव से इसकी शादी की तैयारियों में मसरूफ थी। पता नहीं किस जालिम ने बोलते बोलते जाहिदा की आवाज़ भर्रा गई। मैंने मुनासिब अल्फाज में चौधराइन को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि मैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द नौरीन को तलाश करके वापस ले आऊँगा। मेरी तसल्ली तशफ़ी से इसकी परेशानी में कदरे कमी वाक़या हुई तो मैं चौधरी के साथ हवेली के बैरूनी हिस्से में आ गया। थोड़ी ही देर में वो लोग वापस आ गए जिन्हें चौधरी कादर अली ने जीला और बाला की तलाश में भेजा था। बाला हवेली पहुंच गया था मगर जीला कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। चौधरी ने बाला से पूछा, तुम लोग कहाँ मर गए थे? चौधरी के इस्तफसार में खफगी थी। और वो जीला किधर है? चौधरी साहब, बाला लजाजत भरे लहजे में बोला, मैं जीला को रोकता रहा मगर उसने मेरी एक ना सुनी और वो चला गया। कहाँ चला गया? चौधरी ने हैरत भरे लहजे में सवाल किया। जंगल की तरफ, बाला ने जवाब दिया। जनाब, वो घोड़े पर बैठकर नौरीन बीबी की तलाश में निकला है। रात डाकुओं ने हमारे साथ जो कुछ किया इसका जीला के दिमाग पर बड़ा गहरा असर हुआ है। वो बार बार एक ही बात कह रहा था। क्या कह रहा था वो? चौधरी बाला की बात पूरी होने से पहले ही बोल उठा। वो कह रहा था, बाला वजाहत करते हुए बोला, हम इस हवेली के रखवाले हैं और हमें बेहोश करके वो बदमाश डाकू इतनी बड़ी वारदात कर गए कि हम चौधरी साहब को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अब लम्हाती तवक्कुफ करके बाला ने गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए जीला के अल्फाज को मुकम्मल कर दिया।
अब जब तक मैं नौरीन बीबी को वापस नहीं ले आऊंगा हवेली में कदम नहीं रखूंगा। अजीब पागल है ये जीला भी, चौधरी बदबदाया। अगर उसे नौरीन की तलाश में जाना ही था तो मुझे तो बताकर जाता, मैं इसके साथ कुछ और लोगों को भी भेज देता। ये बात मैंने भी उससे कही थी। बाला जल्दी से बोला कि जिधर भी जाना है चौधरी साहब को बता दो। उसने कहा मैं जाकर चौधरी साहब को बता दूं, और वो घोड़ा दौड़ाता हुआ जंगल की तरफ निकल गया। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि शमशाबाद और मेरे थाने में 1 मील का फासला था और जंगल मेरे थाने से मील सवा मील के फासले पर वाक़या था। इस हिसाब से शमशाबाद और जंगल के दरमियान लगभग 2 सवा 2 मील का फासला हायल था। जीला ने गैरत भरी फुर्ती दिखाई थी जो वो चौधरी कादर अली को खबर किए बगैर ही नौरीन की तलाश में निकल खड़ा हुआ था। इसकी वापसी पर ही पता चल सकता था कि इस तलाश में जीला ने कौन सा तीर मारा था। मैं जीला और बाला से खसूसी पूछगछ का इरादा रखता था। जीला तो फिलहाल मुयस्सर नहीं था, लिहाजा मैं बाला ही को लेकर एक तरफ बैठ गया। इकबाल उर्फ बाला की उम्र कमोबेश 25 साल रही होगी। वो एक दुबला पतला और दराज कामत शख्स था। बाल घुंघराले और हल्की हल्की मूछें इसके चेहरे पर भली मालूम होती थीं। इसके चेहरे की सबसे नुमाया चीज इसकी खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें थीं। हाँ भाई बाला, मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, जरा तफसील से बताओ पिछली रात यहाँ हवेली में क्या वाकया पेश आया था। जनाब, जब चौधरी साहब ने मुझे जगाया, बल्कि हम दोनों को पानी फेंक फेंक कर जगाया, तो इस वक्त तक डाकू अपना काम करके जा चुके थे। मुझे तो इस वाक़े के बारे में चौधरी साहब ही से पता चला है। तुम दोनों इस हवेली के रखवाले हो? मैंने बदस्तूर इसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। फिर तुम दोनों पर डाकुओं ने एक साथ कैसे काबू पा लिया? चौधरी साहब ने तो तुम लोगों को बारी बारी सोने की ताकीद कर रखी है ना? जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, हम दोनों का सोने और जागने का वक्त तय है। और वो तयशुदा वक्त क्या है? मैंने सवाल किया। पहले मैं सोता हूँ जी, उसने बताया। आधी रात के बाद किसी वक्त जब जीला को नींद आने लगे तो वो मुझे जगा देता है और खुद सो जाता है। फिर सुबह तक मैं जागकर हवेली का पहरा देता हूँ। क्या पिछली रात भी तुम पहले सो गए थे? मैंने पूछा। जी हाँ, इसने इस बात में गर्दन हिलाई। इस वक्त जीला चाको चौबंद और होशियार था। मुझे तो इस बात पर हैरत है कि आधी रात के बाद जीला ने मुझे जगाया क्यों नहीं और खुद भी क्यों सो गया। इससे भी ज्यादा हैरान कुन बात यह है कि तुम दोनों बेखबर सो रहे थे, बल्कि बेहोश थे। मैंने बाला के चेहरे के तासुरात का जायजा लेते हुए कहा, चौधरी साहब ने बड़ी मुश्किल से तुम्हें बेदार किया था। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा थानेदार साहब। वो बेबसी से गर्दन हिलाते हुए बोला, आखिर इतना बड़ा वाकया कैसे पेश आ गया? वाकया तो ये वाकई बहुत बड़ा है बाला। मैंने टटोलने वाली नजर से उसे देखा, फिर खासे तीखे लहजे में इस्तफसार किया, तुम्हारे ख्याल में ये किसकी कार्रवाई हो सकती है? जनाब, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। वो जल्दी से बोला, आज तक कभी इस हवेली से 1 पैसे की चोरी नहीं हुई। कुजा ये कि डाकू नौरीन बीबी को उठा ले गए और सारे जेवरात भी। यानी तुम्हें किसी खास आदमी पर शक नहीं है? मैंने बदस्तूर इसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। कोई भी ऐसा शख्स जो चौधरी कादर अली से दुश्मनी रखता हो? नहीं जी, वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला। चौधरी साहब तो इतने अच्छे हैं कि कोई इनसे दुश्मनी के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैंने मजीद 2-4 सवालात के बाद इकबाल उर्फ बाला को फारिग कर दिया। इससे कोई भी मुफीद बात मालूम नहीं हो सकी थी। अगर इसकी जगह मैंने जमील उर्फ जीला से पूछगछ की होती तो यकीनन कोई काम की बात सामने आ सकती थी, क्योंकि जब बाला सोया था तो इस वक्त जीला जाग रहा था। दोनों पहरेदारों की पुरस्रार बेहोशी वाला मामला जीला ही हल कर सकता था, और जीला नौरीन की तलाश में जंगल की तरफ गया हुआ था। थोड़ी देर के बाद कांस्टेबल वाहिद खोजी फतेह मोहम्मद को लेकर हवेली पहुंच गया। मैंने निहायत ही मुख्तसर अल्फाज में खोजी को सूरत हाल से आगाह किया और कहा, चाचा, इससे आगे तुम्हारा काम शुरू होता है। फिक्र ही ना करो मलिक साहब, वो ठीक देहाती लहजे में बोला, होनी रिजल्ट सामने आ जाएगा।
खोजी फतेह मोहम्मद की उम्र 60 से मुतजाविज थी, ताहम इसकी फुर्ती को देखकर यही महसूस होता था कि वो 40 से ज़्यादा का नहीं। इसकी बीनाई भी माशाअल्लाह बड़ी ठीक ठाक थी। आधे घंटे की माहिराना तहकीक और तफ्तीश के बाद फतेह मोहम्मद ने रिपोर्ट पेश कर दी। खोजी के मुताबिक 4 घुड़सवार चौधरी कादर अली की हवेली तक आए थे, लेकिन हवेली के अंदर सिर्फ 2 अजनबी अफराद के पांव का खुरा मिला था। ये खुरा हवेली के बैरूनी गेट से नौरीन वाले कमरे और इसके बराबर वाले सामान वाले कमरे तक गया था और फिर वापस हवेली के गेट तक चला गया था। हवेली के बाहर भी इन 2 अजनबी अशखास का खुरा पाया गया था और फिर 4 घुड़सवारों का खुरा शमसाबाद से निकलकर हमारे थाने की जानिब यानी गांव से मगरिब की सिमत चला गया था। मैंने कांस्टेबल को वहीं छोड़ा और खोजी फतेह मोहम्मद की ड्यूटी लगा दी कि वो घुड़सवारों के खुरे का पीछा जारी रखे। फिर मैं चौधरी को भरपूर तसल्ली देने के बाद थाने आ गया। एक बात का मैं जिक्र करना भूल गया और वो ये कि मैंने शमसाबाद से रुखसत होते वक्त चौधरी कादर अली को हिदायत कर दी थी कि इसका खास आदमी जीला जैसे ही वापस आए वो उसे मेरे पास थाने भेज दे। चौधरी ने मेरी हिदायत पर अमल करने का यकीन दिलाया था। मैं जिला का खसूसी इंटरव्यू करना चाहता था। थाने पहुंचकर मैंने एएसआई इफ्तिखार हुसैन को अपने कमरे में बुला लिया। इफ्तिखार हुसैन खासा तेज तरार पुलिस एहलकार था। मैंने उसे सूरत हाल से आगाह करने के बाद कहा, इफ्तिखार, मैं तुम्हें नूरीन की तलाश में जंगल की तरफ रवाना करना चाहता हूँ। हालात वाक़यात के मुताबिक डाकू इसे जंगल ही की सिमत लेकर गए हैं। तुम अपने साथ 2 कांस्टेबल्स को भी ले जाना। लेकिन क्या मलिक साहब? मैंने जुमला अधूरा छोड़ा तो इसने फौरन पूछा, लेकिन ये कि मैंने वजाहत करते हुए कहा, तुम जंगल की तरफ रवाना होने की मुकम्मल तैयारी कर लो, मगर इस मिशन का आगाज करने के लिए खोजी की वापसी का इंतजार करना होगा। वो गहरी संजीदगी से बोला, और अगर खोजी का काम शाम से पहले मुकम्मल ना हुआ तो फिर तुम इस मिशन पर कल सुबह रवाना होगे। मैंने 2 टोक अंदाज में कहा, खोजी फतेह मोहम्मद ने 4 घुड़सवारों का खुरा पकड़ रखा है। इसकी माहिराना रिपोर्ट के बगैर किसी किस्म की मुहिमजोई मुनासिब नहीं होगी। मेरा जहन एक बात मानने को तैयार नहीं कि डाकुओं ने शमसाबाद से निकलकर थाने का रुख किया होगा। अगरचे चौधरी कादर अली का यही बयान है कि इसने घुड़सवारों को मगरिब की सिमत यानी हमारे थाने की जानिब तारीकी में गायब होते देखा था और इब्तदाई खुरा भी इसी बात की निशानदेही करता है, मगर मैं दिली तौर पर मुतमईन नहीं हूँ। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ मलिक साहब, इफ्तिखार ने पुरसोच अंदाज में कहा। यह मुमकिन नहीं कि डाकुओं को ये पता न हो कि शमसाबाद और जंगल के बीच में थाना भी पड़ता है। अगर उन्होंने शमसाबाद से निकलकर जंगल ही का रुख किया है तो फिर थाने से बचकर ही आगे बढ़े होंगे। तुमने जहानत से भरपूर बात की है। मैंने सताइशी नज़र से एएसआई को देखा। मेरे जहन में भी कुछ इसी किस्म के ख्यालात हैं। खोजी फतेह मोहम्मद की वापसी तक वाकई कुछ नहीं हो सकता। इफ्तिखार हुसैन ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, बहरहाल मैं अपनी तैयारी मुकम्मल करता हूँ। थोड़ी देर तक हमारे दरमियान इसी वारदात के हवाले से गुफ्तगू होती रही। फिर एएसआई मेरे कमरे से उठकर बाहर निकल गया। आज दोपहर का खाना भाग दौड़ में गोल हो गया था। इस वक्त दोपहर के 4 बजे थे। मैंने वक्त की जरूरत पूरी करने के लिए हल्की फुल्की पेट पूजा कर ली ताकि काम भी चल जाए और रात का खाना भी खराब ना हो। बाज़ औकात महकमा जाती मामलात में सर झुकाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। हत्ता कि ये भी याद नहीं रहता था कि कब खाने का वक्त हुआ और कब ये वक्त गुजर गया। बहरहाल इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। शाम से थोड़ी देर पहले कांस्टेबल वाहिद और खोजी फतेह मोहम्मद थाने पहुंच गए। मैंने खोजी को फौरन अपने कमरे में बुला लिया। मुझे यकीन था कि वो जरूर कोई सनसनीखेज इतला लाया होगा। वो मेरे सामने आकर बैठा तो मैंने इसकी तरफ मुतवज्जा होते हुए कहा, हाँ चाचा, क्या रिपोर्ट है? रिपोर्ट तो खासी हौसला अफजा है जी। वो बड़े इत्मीनान से बोला। वो 4 घुड़सवार जंगल ही में दाखिल हुए हैं, मगर थाने से बच बचाकर मैंने उलझन ज़्यादा नज़र से खोजी को देखा। इस बात का क्या मतलब है चाचा? देखें जी मलिक साहब, वो ठहरे हुए लहजे में वजाहत करते हुए बोला, शमसाबाद से ये थाना लगभग 1 मील के फासले पर है। वो 4 घुड़सवार
चौधरी कादर अली की हवेली से कोई 6 फरलांग तो सीधे थाने की तरफ ही आए थे, लेकिन फिर उन्होंने अपना रास्ता तब्दील कर लिया था। मैंने जिस फासले का जिक्र किया है वहां से वो जनूब मगरिब की सिमत मुड़कर सफर करते हुए जंगल में दाखिल हुए हैं। और इसके बाद मैंने सवालिया नजर से खोजी की तरफ देखा। इसके बाद तो अल्लाह ही जाने जी। वो सादगी से बोला, मैंने जंगल के अंदर जाकर खुरा निकालने की कोशिश नहीं की। ये काम दिन की रोशनी में हो सकता है मलिक साहब। अलबत्ता लम्हाती तवक्कुफ करके इसने एक गहरी सांस खारिज की, फिर बात मुकम्मल करते हुए बोला, अलबत्ता मैंने इस मकाम पर एक वाज़ेह निशानी लगा दी है जहां से वो घुड़सवार जंगल के अंदर दाखिल हुए थे। अगर आपका हुक्म होगा तो सुबह वहीं से डाकुओं के खुरे का काम दोबारा शुरू कर दूंगा। हुक्म की बात नहीं चाचा, ये वक्त की जरूरत है। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, मैं कल सुबह एएसआई और 2 कांस्टेबल्स को भी तुम्हारे साथ रवाना करूंगा। ये खोज लगाना बहुत जरूरी है कि वो डाकू चौधरी कादर अली की बेटी नौरीन को अगवा करके कहाँ ले गए हैं। इनमें से कोई हाथ लगेगा तभी पता चलाया जा सकेगा कि वो कौन लोग हैं, इनकी चौधरी से क्या दुश्मनी है और ये कि उन्होंने ये काम किसी और के इमा पर तो नहीं किया। ठीक है मलिक साहब, वो मजबूत लहजे में बोला, मैं कल सुबह ही सुबह आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। इसके बाद आपकी जो मर्जी हो। ओके, मैंने कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाते हुए कहा, अब तुम जाकर आराम करो। कल का दिन पता नहीं कितना मसरूफ हो सकता है तुम्हें सांस लेने की फुर्सत भी मुयस्सर ना आए। वो उठकर खड़ा हो गया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो कुछ कहना चाह रहा हो। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या बात है चाचा, कोई मुश्किल या परेशानी है? मलिक साहब, आपने जिस मसरूफियत का जिक्र किया है वो सिर्फ मेरे ही लिए नहीं है, आपके लिए भी है। इसने गहरी संजीदगी से कहा, इस मसरूफियत में आप मुझे नहीं भूल जाना। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज की। मैं फौरन से पेशतर इसकी बात की तह में पहुंच गया था। फिक्र ना करो चाचा, मैंने तसल्ली भरे लहजे में कहा, तुम्हारा इनाम मुझे याद है, लेकिन पहले काम खत्म हो जाए और इस काम का कोई हौसला अफजा नतीजा भी सामने आ जाए इंशाअल्लाह। वो बड़े एतमाद से बोला, जब काम शुरू हो गया है तो इसका कोई नतीजा भी बरामद होगा। मुझे तुम्हारी तजर्बाती महारत और कड़ी मेहनत का पूरी तरह एहसास है चाचा। मैंने सताइशी नज़र से उसकी तरफ देखा। तुमने 4-5 घंटों में खुरे का अच्छा खासा काम निपटा दिया है। मैं समझता हूँ। मैं सांस हमवार करने के लिए मुतवक्किफ हुआ, फिर इजाफा करते हुए बात मुकम्मल कर दी। इन घोड़सवारों ने जहां से रास्ता बदला था वहां से जनूब मगरिब में जंगल का किनारा लगभग 2 मील तो होगा। आप ठीक कहते हैं मलिक साहब। वो ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, ये फासला 2 मील या 2 मील से कुछ ज्यादा ही होगा, मगर मेरे ख्याल में ये काम काफी आसान था। 4 घोड़सवारों का खुरा बहुत सीधा और वाज़ेह था। हमें इसका ताक़ुब करने में कोई ख़ास दुश्वारी महसूस नहीं हुई, लेकिन यही काम जंगल के अंदर आसान साबित नहीं होगा। खैर, अल्लाह मालिक है, कल की कल देखी जाएगी। खोजी को रुखसत करने के बाद मैंने एएसआई को एक मर्तबा फिर अपने पास बुला लिया। हमारे दरमियान 15-20 मिनट तक इसी मामले पर बातचीत होती रही। मैंने उसे बड़ी तफसील के साथ समझा दिया कि अगली सुबह उसे किस अंदाज से अपने मिशन का आगाज करना है। इफ्तिखार हुसैन ने मुझे यकीन दिलाया कि वो मेरी तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करेगा। एएसआई को फारिग करने के बाद भी मैं काफ़ी देर तक चौधरी कादर अली की हवेली में पेश आने वाली डकैती और अगवा के इस वाक़े पर गौर करता रहा। किसी भी केस में इस वक्त बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं जब जाए वकुआ या मुतासरीन की तरफ से मुजरम या मुजरमों के बारे में कोई पॉइंट सामने ना आए, यानी तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए कोई सिरा या सुराग हाथ न लगे। ये केस भी कुछ इसी नौयत की सूरत हाल का हामिल था। मेरी अब तक की हासिल शुदा मालूमात के मुताबिक चौधरी कादर अली की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और मैं किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं था कि यह कारनामा किसी दोस्त की तरफ से इंजाम दिया गया था। दूसरा बड़ा इशू डाकुओं की बरवक्त मालूमाती कार्रवाई का था।
चौधरी की हवेली को निशाना सितम बनाने वालों को हवेली के अंदर का अहवाल बखूबी मालूम था। इसका वाज़ेह मतलब यही था कि डाकुओं को हवेली के अंदरूनी हालात और मामलात से मुकम्मल आगाही हासिल थी, या फिर ये कीमती मालूमात इन्हें मुहैया की गई थीं और ये काम कोई घर का भेदी ही कर सकता था। तीसरा पहलू हवेली के पहरेदारों का था। बैक वक्त दोनों मुहाफिजों का इतना गफील हो जाना भी जहन में चुभन पैदा करता था। मुहाफिजों में से बाला का मैंने तफसीली इंटरव्यू कर लिया था, लेकिन इस तमाम तर पूछगुछ में से कोई काम की बात निकलकर सामने नहीं आ सकी थी। चौधरी कादर अली का ये कह देना कि इसकी किसी से दुश्मनी नहीं, मुझे हजम नहीं हो सका था। अगर वाकई इसका रोए जमीन पर कोई दुश्मन नहीं था तो फिर एक इम्कान ये भी सामने आता था कि नौरीन अपनी मर्जी से अगवा हुई हो। ये इम्कान अगरचे खासा कमज़ोर था, ताहम वही बात के पुलिस की तफ्तीश की गाड़ी शक के पेट्रोल से चलती है। मैं इस दावे पर सोचे बगैर नहीं रह सकता था। मैंने इधर हवेली में चौधरी कादर अली और इसकी नौजवान बीवी जाहिदा परवीन से भी इस हवाले से ढके छुपे अल्फाज में सवालात किए थे, लेकिन इनकी जानिब से कोई खातिर खा जवाब मौसूल नहीं हुआ था। अगर नौरीन अपनी मर्जी से अगवा हुई थी तो यकीनन इसका किसी के साथ चक्कर रहा होगा। वो बहादुरपुर के चौधरी करीम बख्श से शादी नहीं करना चाह रही होगी। जब ही शादी से एक हफ्ता कबल इसने ड्रामाई अंदाज में हवेली को खैरबाद कह दिया था, मगर मेरी इस इम्कानी थ्योरी को तकवीत बख्शने वाली कोई बात अभी सामने नहीं आ सकी थी। चौधरी और इसकी बीवी ऐसे किसी मामले से साफ इनकारी थे। अब आ जाकर हवेली के दूसरे मुहाफिज जमील उर्फ जीला की वापसी से कुछ उम्मीदें वाबस्ता थीं। जीला कई पहलुओं से अहमियत का हामिल था। नंबर 1, इसकी ड्यूटी रात इब्तदाई हिस्से में जागने की थी। आधी रात के बाद वो बाला को जगाता था और खुद सो जाता था। वक़्वे की रात बाला के बयान के मुताबिक वो जो रात को सोया तो फिर चौधरी ने पानी फेंक फेंक कर ही इसे जगाया था और इसके साथ ही जीला भी बेखबर सोता हुआ पाया गया था। इसी दौरान में डाकू अपनी कार्रवाई डालकर रफू चक्कर हो चुके थे। यहाँ सवाल ये पैदा होता था कि जीला बाला को जगाने से पहले कैसे सो गया। डाकू इसके जागने के दौरान में आए थे या इसके सोने के बाद। नंबर 2, वो नौरीन की तलाश में चुपचाप क्यों निकल गया था। वो चौधरी कादर अली का पुराना नमकखार था। इस किस्म का जुर्रतमंदाना कदम उठाने से पहले इसने चौधरी को एतमाद में क्यों नहीं लिया। इसी नवीयत के और भी बहुत से सवालात जहन में सर उठाते थे, जिनके जवाबात सिर्फ और सिर्फ जीला ही दे सकता था। मैं बड़ी बेताबी से जीला की वापसी का इंतजार करने लगा। कहते हैं कभी कभी बेताबी बहुत जल्दी रंग ले आती है। मैं थाने से उठकर अपने क्वार्टर की तरफ जाने का इरादा कर ही रहा था कि एक कांस्टेबल ने कमरे में आकर इतला दी, सर चौधरी साहब आपसे मिलने आए हैं। कौन चौधरी साहब? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। जनाब मैं चौधरी कादर अली की बात कर रहा हूँ। कांस्टेबल ने बताया, इनके साथ एक बंदा भी है। ठीक है, इन्हें फौरन मेरे पास भेज दो। मैंने तहकमाना अंदाज में कहा, ओके सर। कांस्टेबल ये कहते हुए कमरे से निकल गया। चौधरी कादर अली और इस वक्त मैंने हैरत भरे अंदाज में खुद कलामी की। खैर देखते हैं क्या माजरा है। इस वक्त तक रात ने अपने पर फैला लिए थे। अगर चौधरी कादर अली शमसाबाद से थाने आया था तो इसका मतलब था जरूर कोई अहम बात है। थोड़ी ही देर में चौधरी और इसका साथी मेरे सामने मौजूद थे। मेरी पेशकश पर चौधरी मेरे सामने एक कुर्सी खींच कर बैठ गया, जबकि इसके साथ आने वाला शख्स चौधरी के पीछे खड़ा हो गया। मैंने चौधरी की तरफ देखते हुए कहा, चौधरी साहब खैरियत तो है? आप इस वक्त थाने आए हैं, कोई खास बात? जी मलिक साहब। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए खासे अफसरदा लहजे में बोला, बात अगर खास ना होती तो शायद मैं कल सुबह आपके पास आता या फिर आपकी हिदायत के मुताबिक जीला को अकेले ही थाने भेज देता। तो क्या नौरीन की तलाश में जाने वाला आपका मुलाजिम जीला जंगल से वापस आ गया है? मैंने इस्तरारी लहजे में इस्तफसार किया। जी हाँ,
चौधरी ने ये कहते हुए अपने पीछे खड़े शख्स की जानिब इशारा किया और बताया, ये जिला है जनाब। ये जैसे ही वापस आया और इसने मुझे एक खौफनाक कहानी सुनाई, मैं इसे लेकर सीधा आपके पास आ गया हूँ। खौफनाक कहानी? मैं चौंक उठा। कैसी खौफनाक कहानी चौधरी साहब? नौरीन के बारे में जिला ने जो कुछ बताया है, इसे सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई है मलिक साहब। चौधरी ने दिलगीर आवाज में कहा, आप खुद इससे पूछ लें कि इसने इधर जंगल में क्या देखा है। मैं फिलफोर जिला की तरफ मुतवज्जा हो गया। हाँ भाई, तुम जंगल में क्या देख कर आ रहे हो? जनाब, चौधरी साहब ने हमें जगाने के बाद डाकुओं की वारदात के बारे में जो कुछ बताया था, इससे यही नतीजा निकलता था कि वो लोग नौरीन बीबी को उठाकर जंगल की तरफ गए होंगे। जिला बड़ी वजाहत से मुझे अपने हालिया तजर्बे के बारे में बताने लगा। काश मैं रात ही को नौरीन बीबी की तलाश में निकल जाता तो वो कुछ देखने को ना मिलता जो मैं अभी देख कर आ रहा हूँ। यही तो मैं भी जानना चाह रहा हूँ, मैंने इज़तराबी अंदाज में कहा। तुमने वहां जंगल में ऐसा क्या देख लिया है जिसने चौधरी साहब को इतना परेशान कर दिया है? मैं जब जंगल में दाखिल हुआ तो मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं सही सीमत में जा रहा हूँ या राह से भटक चुका हूँ। वो एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोला, ये ज़रूरी नहीं था कि डाकू भी इसी मकाम से जंगल में दाखिल हुए हूँ जहाँ से मैं घुसा था। आप तो जानते ही हैं कि ये जंगल कितना घना और लंबा चौड़ा है। हाँ, ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाई और अपने सामने खड़े जिला से पूछा, ज़रा मुझे बताओ तुम किस तरफ से जंगल में दाखिल हुए थे? जिला के जवाब ने मेरे तन बदन में सनसनी सी दौड़ा दी। खोजी बाबा ने जंगल के जिस किनारे पर निशानियां लगाई थी, वो मकाम जिला के जंगल में दाखिल होने वाले मकाम से चंद गज के फासले पर था। मैंने तेज लहजे में इस्तफसार किया, क्या तुमने रास्ते में मेरे बंदू को नहीं देखा? आपके बंदे? इसके चेहरे पर उलझन के आसार नमूदार हुए। मैं समझा नहीं थानेदार साहब, वो दो अफराद थे। मैंने वजाहत करते हुए बताया, एक पक्की उम्र का खोजी बाबा और दूसरा नौजवान कांस्टेबल यूनिफॉर्म में था और वो दोनों तांगे पर सवार थे। जी, मैंने इन्हें देखा था। वो जल्दी से सर को इशारती जंबिश देते हुए बोला, जब मैं जंगल से वापस आया था तो एक तांगे पर मेरी नजर पड़ी थी जिसमें एक पुलिस वाला भी बैठा हुआ था। अब तुम मुझे बताओ जंगल में क्या देख कर आ रहे हो? मैं फौरन असल बात की तरफ आ गया। जनाब, जैसा कि आप जानते हैं ये जंगल बहुत ही घना और दूर दूर तक फैला हुआ है। वो थूक निगलने के बाद वजाहत करते हुए बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस जंगल में नौरीन बीबी का सुराग लगा सकूंगा, लेकिन इस मौके पर अल्लाह ने मेरी मदद की। मगर बोलते बोलते जिला की आवाज़ भुर्रा गई और वो खामोश हो गया। मैं पूछे बिना न रह सका, मगर क्या? मैं जंगल में ज्यादा से ज्यादा एक फरलांग तक गया हूँगा कि एक संदूक को देखकर चौंक उठा। संदूक? मैंने पूछा। दूर से वो संदूक ही नजर आया था। वो वजाहत करते हुए बोला, लेकिन करीब जाकर पता चला कि वो नौरीन बीबी के जहेज का सामान वाला सूटकेस था। ये सूटकेस खुला हुआ था और इसके इर्द गिर्द चारों तरफ कीमती कपड़े फैले हुए थे। यूं महसूस होता था डाकुओं ने बड़ी उजलत में सूटकेस की तलाशी ली हो। चौधरी साहब के मुताबिक इस सूटकेस में कीमती मलबूसात के अलावा तलाई जेवरात भी रखे हुए थे। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, तुम्हारे बयान से तो यही जाहिर होता है कि डाकुओं ने सूटकेस में से तलाई जेवरात निकाले और आगे बढ़ गए। जी हाँ, वो जल्दी से बोला, मुझे भी यही लगता है। मुझे इस बात का सख्त अफसोस है कि मैं नौरीन बीबी के लिए कुछ नहीं कर सका। क्या तुमने जंगल में मजीद आगे जाकर नौरीन को तलाश करने की कोशिश नहीं की? मैंने जिला से इस्तफसार किया। जी हाँ, जहाँ तक मेरे बस में था मैंने कोशिश की है जनाब, वो शिकस्त खोरदा अंदाज में बोला, लेकिन इस कोशिश से कुछ हासिल ना हो सका। मुझे लगता है डाकू नौरीन बीबी और जेवरात को लेकर जंगल के बीचों बीच कहीं आगे निकल गए हैं। इतना बताने के बाद वो किसी नाकाम शख्स की तरह गर्दन झुकाकर खड़ा हो गया। मलिक साहब, चौधरी उम्मीद भरी नजर से मुझे देखते हुए बोला, यहाँ से आपका काम शुरू होता है। जिला जंगल में जो कुछ देख कर आया है इससे यही जाहिर होता है कि डाकू मेरी बच्ची को जंगल के रास्ते कहीं ले गए हैं, या ये भी हो सकता है कि जंगल के अंदरूनी हिस्से में इनका ठिकाना हो। अगर आप बरवक्त कार्रवाई करें तो नौरीन तक रसाई हासिल की जा सकती है। आप बजा फरमाते हैं चौधरी साहब, मैंने इसकी आंखों में देखते हुए बड़ी रसान से कहा, लेकिन चंद बातों की वजाहत जरूरी समझता हूँ। कौन सी
सी बातें मलिक साहब? वो सवालिया नजर से मुझे तकने लगा। नंबर 1, मैंने वजाहत करते हुए कहा। मेरा काम यहाँ से शुरू नहीं होता चौधरी साहब। मैंने आज सुबह आपकी हवेली से अपनी तफ्तीश का आगाज किया था और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मेरे खोजी ने डाकुओं का खुरा बड़ी मजबूती से पकड़ा हुआ है। वो डाकुओं के घोड़ों के कदमों के निशानात का ताकुब करते हुए जंगल तक पहुंच गया था, लेकिन अंधेरा हो जाने की वजह से इस काम को आर्जी तौर पर रोकना पड़ा। सुबह इंशाअल्लाह फिर वहीं से काम शुरू होगा जहां आज छोड़ा है, और सुबह जीला भी खोजी के साथ होगा। जीला? चौधरी की आंखों में उलझन तैरने लगी। मैं क्यों जी? जीला ने बेसाख्ता पूछा। मैं चूंकि चौधरी से मुखातिब था लिहाजा रोए सुखन उसी की तरफ रखते हुए जवाब दिया, इसकी एक खास वजह है चौधरी साहब। जिला जहां से जंगल में दाखिल हुआ है वो मकाम इस जगह से चंद गज की दूरी पर है जहां मेरे खोजी ने अपनी तहकीकाती काम को पहुंचाया है। अगर जिला मेरी टीम के साथ होगा तो ये उन्हें उस सूटकेस तक पहुंचा देगा जिसे ये जंगल में खुला पड़ा देख कर आया है। इससे मेरी टीम का काम आसान हो जाएगा और वो जल्द अज जल्द ये जानने में कामयाब हो जाएंगे कि डाकुओं का वो शैतानी टोला तलाई जेवरात और नौरीन को लेकर किस तरफ गया है। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब। चौधरी ने ताईदी अंदाज में गर्दन हिलाई। मैं सुबह तड़के जिला को आपके पास भेज दूंगा। अल्लाह आपका भला करे चौधरी साहब, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं जिन बातों की वजाहत कर रहा था इनमें दूसरा नंबर डाकुओं के खुरे का है। आप इस बात का तो इत्मीनान रखें कि मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी बेटी को ढूंढ निकालूंगा। डाकू घोड़ों पर सफर करें या पैदल, वो मेरे खोजी की अकाबी नजर से बच नहीं सकते। मैं इनके खुरे की मदद से बहुत जल्द इनकी गर्दनें दबोच लूंगा। अल्लाह आपकी जबान मुबारक करे मलिक साहब। वो तशक्कुराना अंदाज में मुझे देखते हुए बोला। नंबर 3, मैंने अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा, मुझे आपके इस मुलाजम खास जिला से भी थोड़ी पूछ-गुछ करना है। मेरे जहन में चंद ऐसे सवालात हैं जिनका अभी तक तसल्ली बख्श जवाब मुझे नहीं मिल सका। जी जरूर। चौधरी ने जिला की तरफ देखा। आप पूछें, इससे जो भी पूछना चाहते हैं। जिला की उम्र 26-27 साल से ज्यादा नहीं थी। वो एक दरमियानी कदकाठ का मालिक सांवला शख्स था। मैंने इसकी आंखों में बेपनाह बेचैनी और इज़्तिरार झलकता देखा। हो सकता है इसकी ये कैफियत डाकुओं वाले वाकये की वजह से हो। वो हवेली का मुहाफिज था और इसे इतना गफील करके डाकू इसके मुंह पर कालक मलकर चले गए थे। ये बड़े शर्म का मकाम था। बहरहाल जिला बड़ा डिस्टर्ब नजर आता था। बैठ जाओ जिला, मैंने कदरे नरम लहजे में कहा। जे जी। वो चौधरी की तरफ देखते हुए बोखलाहट आमेज लहजे में बोला, मैं खड़ा ही ठीक हूँ। आप जो पूछना चाहते हैं ऐसे ही पूछ लें। मुझे ये समझने में किसी दुश्वारी का सामना नहीं हुआ कि वो चौधरी के बराबर वाली कुर्सी पर बैठने की जुर्रत नहीं कर रहा था। मैंने भी बैठने पर इसरार नहीं किया और इसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया, जिला, बाला ने मुझे बताया है कि वो रात के पहले हिस्से में सोता था और तुम रात के आखिरी हिस्से में अपनी नींद पूरी करते थे। जी हाँ, बाला ने आपको ठीक बताया है। क्या पिछली रात भी बाला पहले सोया था? मैंने पूछा। जी थानेदार साहब, जिला ने जवाब दिया। बाला सो रहा था और तुम जागकर पहरा दे रहे थे। मैंने बदस्तूर इसकी आंखों में देखते हुए सवालात का सिलसिला जारी रखा। फिर बाला के बयान को चेक करने की गर्ज से इस्तफसार किया, क्या आधी रात के बाद तुमने बाला को जगा दिया था? नहीं जनाब, इसकी नौबत ही नहीं आई। वह अजीब से लहजे में बोला, नौबत ही नहीं आई? क्या मतलब? जनाब, बाला मजे की नींद सो रहा था और मैं जागकर हवेली की हिफाजत कर रहा था। वो वजाहत करते हुए बोला, पिछले कुछ दिनों से मेरी कमर में दर्द हो रहा था। मैंने सोचा थोड़ी देर चारपाई पर लेटकर कमर सीधी कर लेता हूँ। मैं बाला के बराबर दूसरी चारपाई पर दराज हो गया। फिर पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। गोया तुमने अपने फर्ज से गफलत बरतने का मुजाहरा किया था। मैंने घूर कर उसे देखा। मैं मानता हूँ जी, वो मेरी गलती थी। वो नदामत आमेज अंदाज में बोला, मुझे चारपाई पर नहीं लेटना चाहिए था। मैं थोड़ी देर तक अपनी कमर के दर्द को बर्दाश्त कर लेता तो शायद ये अफसोसनाक वाकया पेश ही न आता। तुम्हें कुछ अंदाजा है तुम कितने बजे चारपाई पर लेटे थे? मेरा ख्याल है इस वक्त रात के 11 या 11:30 बजे होंगे।
फिर तो तुमने वाकई बहुत गलत किया। मैंने होंठ सुकेड़ते हुए कहा, अगर तुम घंटा आधा घंटा और सब्र कर लेते या तुम्हारी कमर में ज्यादा ही तकलीफ थी तो तुम बाला को जल्दी जगा सकते थे। बस जी, जो वक्त हाथ से निकल जाए वो वापस नहीं आता। वो शर्मिंदगी भरे लहजे में बोला। मैं रात का बाकी हिस्सा अपनी इसी गलती पर पशेमा होकर कूदता रहा और सुबह जब ये कैफियत मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई तो मैं घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ निकल गया। लेकिन अफसोस के जुमला अधूरा छोड़कर इसने नदामत से गर्दन झुका ली। मैंने मुनासिब अल्फाज में चौधरी कादर अली को तसल्ली तशफी दी और जिला को सुबह थाने भेजने की ताकीद करके इन्हें रुखसत कर दिया। अगली सुबह बड़ी सनसनीखेज साबित होने वाली थी, लिहाजा मैं थाने से उठा और अपने क्वार्टर की तरफ रवाना हो गया ताकि एक भरपूर नींद ले सकूं। कल के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था कि किस नौयत की मसरूफियात का सामना करना पड़ता, लिहाजा इस भाग दौड़ के लिए आराम भी ज़रूरी था। मैं हस्ब मामूल तैयार होकर थाने पहुंचा तो एएसआई 2 कांस्टेबल मंदूर और शाकिर के साथ कमर कसे जंगल की तरफ जाने के लिए तैयार खड़ा था। मैंने फौरन उसे अपने कमरे में बुला लिया। इफ्तिखार हुसैन, वो मेरे सामने बैठ चुका तो मैंने ठहरे हुए लहजे में इस्तफसार किया, क्या खोजी थाने पहुंच गया है? जी हाँ, वो तो काफी देर से आया हुआ है, एएसआई ने बताया। बस आपकी आमद का इंतजार हो रहा है। मैं भी बिल्कुल तैयार बैठा हूँ, वो तो तुम्हें देखकर ही लग रहा है, मैंने तनकीदी नजर से उसका जायजा लेते हुए कहा। लेकिन मैं समझता हूँ अभी आप लोगों को निकलने में देर लगेगी। बात खत्म करके मैंने दरवाजे की तरफ देखा और आवाज लगाई, वाहिद। देर क्यों लगेगी मलिक साहब? एएसआई ने हैरत भरी नजर से मुझे देखा। तुम लोगों के साथ एक और बंदा भी जाएगा। वो कौन बंदा है जनाब? एएसआई की हैरत दो चंद हो गई। इस बंदे का नाम जमील उर्फ जिला और ताल्लुक शमशाबाद से है, मैंने वजाहत करते हुए बताया। ये चौधरी कादर अली का वही मुलाजिम है जो कल सुबह किसी को बताए बगैर नौरीन की तलाश में जंगल की तरफ निकल गया था। इसकी रवानगी के बारे में सिर्फ इसके साथी बाला को खबर थी। बाला ही की जबानी मुझे पता चला था। शायद मैंने कल शाम को तुमसे जिला का जिक्र भी किया था। जी मलिक साहब, जिक्र तो आपने जरूर किया था, मगर ये नहीं बताया था कि आज वो भी हमारे साथ जंगल की तरफ जाएगा। एएसआई ने मतानत से कहा, लगता है वो जंगल की तरफ से कोई खास खबर लाया है जो आप उसे हमारे साथ भेजना चाहते हैं। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है इफ्तिखार हुसैन। मैंने तारीफी नज़र से उसकी तरफ देखा। अगरचे जिला नौरीन का सुराग लगाने में कामयाब नहीं हो सका, ताहम वो डाकुओं के जंगल में पहले पड़ाव तक रसाई हासिल कर चुका है। वो अगर तुम्हारे साथ रहेगा तो नौरीन की तलाश में काफ़ी आसानी हो जाएगी। डाकुओं का पहला पड़ाव? एएसआई ने उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखा। मैं कुछ समझा नहीं मलिक साहब। इससे पहले कि मैं इफ्तिखार हुसैन की बात का जवाब देता, कांस्टेबल वाहिद कमरे में दाखिल हुआ। जी हुक्म मलिक साहब। शमशाबाद से कोई बंदा तो नहीं आया? मैंने कांस्टेबल से पूछा। नहीं जनाब, अभी तक तो नहीं आया। ठीक है, मैंने कांस्टेबल को जाने का इशारा करते हुए कहा। इस बंदे का नाम जमील उर्फ जिला है। वो जैसे ही थाने पहुंचे उसे फौरन मेरे पास ले आना। ओके मलिक साहब। कांस्टेबल ने मुझे सल्यूट किया और वापस चला गया। मैंने एएसआई की तरफ मुतवज्जा होते हुए अपनी बात को मुकम्मल कर दिया। ये दरअसल इसके सवाल का जवाब भी था। डाकुओं ने जंगल में कोई फरलांग भर सफर करने के बाद एक जगह आरजी कयाम किया था। वहां उन्होंने हवेली से लाए गए सूटकेस का पोस्टमार्टम किया था। वो सारे कीमती मलबूसात को सूटकेस से निकालकर इधर उधर फेंक गए हैं, हत्ता कि वो सूटकेस को भी जंगल के इसी हिस्से में छोड़ गए हैं। बस तलाई जेवरात और नौरीन को लेकर वो घने जंगल में कहीं गुम हो गए हैं। और मजे की बात यह है कि मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए कहा, हमारा खोजी जंगल के दाखिली हिस्से पर जहां तक डाकुओं का खुरा पकड़कर पहुंचा है वो मकाम वहां से चंद गज के फासले पर है, जिधर जिला सूटकेस और कीमती मलबूसात बिखरे पड़े देख कर आया है। ओह, एएसआई सोचती हुई नजर से मुझे देखते हुए बोला, इसका मतलब है जिला को अपने साथ ले जाना सूदमंद साबित हो सकता है। मैंने यही सोचकर उसे तुम्हारे साथ नथी करने का फैसला किया है। मैंने कहा, आपका फैसला जबरदस्त
और बरवक्त है मलिक साहब। इधर एएसआई की बात खत्म हुई, उधर कांस्टेबल वाहिद एक बार फिर मेरे कमरे में मौजूद था। उसने बाआवाज़ बुलंद इतला दी, मलिक साहब, शमशाबाद वाला बंदा तो आ गया है, मगर इसका नाम बदल गया है। नाम बदल गया है? क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने घूर कर कांस्टेबल को देखा। वो जी, आपने कहा था इस बंदे का नाम जमील उर्फ जिला है। कांस्टेबल वजाहत करते हुए बोला, और ये बंदा अपना नाम इकबाल उर्फ बाला बता रहा है। बाला दरअसल जिला का जोड़ीदार था। मैं कल चौधरी की हवेली में बाला का तफसीली इंटरव्यू कर चुका था। मेरी समझ में न आया कि चौधरी कादर अली ने जिला की जगह बाला को क्यों थाने भेज दिया। सूरत हाल जानने के लिए मैंने कांस्टेबल वाहिद से कहा, वो जिला है या बाला, उसे फौरन मेरे पास ले आओ। जी मलिक साहब। कांस्टेबल ये कहते हुए कमरे से निकल गया। ये क्या माजरा है मलिक साहब? एएसआई ने मुझसे पूछा। ये माजरा है या बाजरा, अभी खुलकर तुम्हारे सामने आ जाएगा। मैंने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, शमशाबाद से आने वाला बंदा ही इस मामले को हल कर सकता है। अगले ही लम्हे कांस्टेबल जिस शख्स को मेरे कमरे में लेकर आया वो 100% इकबाल उर्फ बाला था। मैंने बाला को बैठने का इशारा किया, फिर पूछा, वो जिला किधर है? जिला को रात से बहुत तेज बुखार है थानेदार साहब, बाला ने बताया। चौधरी साहब ने यही बताने के लिए मुझे आपके पास भेजा है और ये भी कहा है कि वो सांस हमवार करने के लिए थमा, फिर बात मुकम्मल करते हुए बोला, अगर आप मुझे अपने साथ जंगल ले जाना चाहें तो मैं हाजिर हूँ। क्या तुम डाकुओं और जंगल के बारे में जिला जितनी मालूमात रखते हो? मैंने बाला की आंखों में देखते हुए इस्तफसार किया। नहीं जी, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो जल्दी से बोला, तो फिर तुम्हें अपने साथ जंगल ले जाने का भी सवाल पैदा नहीं होता। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, जंगल से ज्यादा चौधरी कादर अली की हवेली को तुम्हारी जरूरत है। क्या समझे? जी समझ गया। वो जल्दी से इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, चंगी तरह समझ गया जनाब। अगर चंगी तरह समझ ही गए हो तो फिर फौर वापस चले जाओ। मैंने दो टोक अल्फाज में कहा, हवेली की हिफाजत और देखभाल के साथ साथ अगर मुमकिन हो तो मेरा भी एक काम कर देना। आप हुक्म करें सरकार। वो खासे जोश से बोला, एक नहीं, मैं आपके 10 काम करूंगा। 10 नहीं, सिर्फ एक काम। मैंने तंबीही अंदाज में कहा, जी वो हमतन गोश हो गया। तुम्हें हवेली के अंदर और बाहर रहते हुए हर लम्हे अपनी आंखें और कान खुले रखना है। मैंने गहरी संजीदगी से वजाहत करते हुए कहा, और हर वक्त जहन में इस सवाल को दोहराते रहना है कि चौधरी साहब का ऐसा दुश्मन कौन शख्स हो सकता है जिसने डकैती और कत्ल की वारदात की है या कराई है। मैं आपकी हिदायत को याद रखूंगा जी। वो फर्मा बरदारी से बोला, और जैसा आपने हुक्म दिया है मैं इसके मुताबिक अमल करूंगा जनाब। तुम इस काम को मेरे हुक्म से ज्यादा अपना फर्ज समझकर इंजाम देना। मैंने ताकीदी अंदाज में कहा, तुम चौधरी कादर अली के पुराने नमक खार हो। अगर ये पता चल जाता है कि हवेली में होने वाली डकैती और नौरीन के अगवा में किसका हाथ है तो मुझे मुजरमों तक पहुंचकर नौरीन को वापस लाने में आसानी हो जाएगी। और चौधरी के वफादार मुलाजिम होने के नाते तुम्हारी भी यही ख्वाहिश होगी कि नौरीन बीबी जल्द अज जल्द हवेली वापस आ जाए। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है थानेदार साहब। वो गहरी संजीदगी से बोला, मेरी और जिला की गफलत की वजह से ये वाक़या पेश आया है। हम दोनों की यही ख्वाहिश है कि नौरीन बीबी बाइज्जत और जिंदा सलामत वापस आ जाए। जिला तो नौरीन को ढूंढने कल जंगल की तरफ भी गया था, लेकिन कुछ भी इसके हाथ ना आ सका। इसी शिकस्त और गम की वजह से उसे फूंक कर बुखार चढ़ गया है। जिला कामयाब हो ये जंगल से खाली हाथ वापस आ गया, मगर इसने एक कोशिश तो की। दिल छोटा ना करो बाला। मैंने इसकी आर्जदगी को कम करने की कोशिश करते हुए कहा, अगर तुम मनोवन मेरी हिदायत पर अमल करते रहे तो हो सकता है तुम कोई बड़ा कारनामा अंजाम दे डालो। सच? इसने बेयकीनी से मुझे देखा। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मैंने मजबूत लहजे में कहा, अब तुम फौरन शमशाबाद रवाना हो जाओ। जैसा मैंने तुम्हें समझाया है इसके मुताबिक अमल करो। बाला ने तहे दिल से मेरा शुक्रिया अदा किया और सलाम करके रुखसत हो गया। थोड़ी देर के बाद मैंने एएसआई इफ्तिखार हुसैन को खोजी फतेह मोहम्मद
और 2 चाक और चौबंद कांस्टेबल की मैयत में जंगल की जानिब रवाना कर दिया। वो सब 2 घोड़ों पर सवार होकर थाने से रवाना हुए थे। एक घोड़े पर दोनों कांस्टेबल सवार थे और दूसरे घोड़े पर एएसआई के पीछे खोजी बाबा बैठा हुआ था। जंगल के अंदर सफर करने के लिए तांगा किसी भी सूरत मौजूद नहीं था, इसीलिए घोड़ों का इंतखाब किया गया था। इस रोज हफ्ते का दिन था। मैं पूरा दिन थाने में मौजूद रहा, लेकिन कोई भी काबिल जिक्र वाकया रूनुमा ना हुआ। मैं उम्मीद कर रहा था कि चौधरी कादर अली जरूर थाने चक्कर लगाकर सूरत हाल जानने की कोशिश करेगा। वो आया और ना ही इसकी हवेली की जानिब से कोई ताज़ा इत्तला मौसूल हुई। शाम रात में ढल रही थी कि जंगल की तरफ जाने वाली मुतलाशी पार्टी वापस लौट आई। इनकी शक्लों ही से नजर आ रहा था कि वो नाकाम और नामुराद लौटे हैं। मैंने सिर्फ एएसआई और खोजी फतेह मोहम्मद को अपने पास बुला लिया। हाँ भाई, क्या रहा? मैंने बारी बारी दोनों की तरफ देखा। मलिक साहब, हम कीमती मलबूसात और सूटकेस तो अपने साथ ले आए हैं, एएसआई ने मायूसी भरे लहजे में बताया, लेकिन डाकुओं और नौरीन का कुछ पता नहीं चल सका। घोड़ों का खुरा क्या कहता है? मैंने खोजी से सवाल किया। अल्लाह आपका भला करे मलिक साहब, फतेह मोहम्मद ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। जैसा कि आप जानते हैं, ये जंगल मशरिक से मगरिब की जानिब लगभग 5 मील तक फैला हुआ है। हम घोड़ों के समूह का खुरा पकड़कर जंगल के दूसरे किनारे तक गए हैं। इसके बाद खुरा नहीं मिल सका। खुरा नहीं मिल सका? मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। चाचा, क्या मतलब है तुम्हारा? मलिक साहब, जंगल के मगरिबी किनारे पर शिमालन जनूबर एक कच्ची सड़क है। खोजी ने मेरे इस्तफसार के जवाब में बताया। खुरे से तो ये पता चला है कि घुड़सवार जंगल को अबूर करके बाहर निकले हैं। इसके बाद खुरा गायब हो जाता है। मेरा ख्याल है डाकू वहां से किसी गाड़ी वगैरह में सवार होकर किसी तरफ निकल गए हैं। इस कच्ची सड़क पर बैलगाड़ियों और तांगों के अलावा बसों और वैगनों की आमदोरफ्त के आसार भी मिलते हैं। डाकू बैलगाड़ी में बैठे हैं या मोटर गाड़ी में? मैंने ठोस लहजे में कहा। मगर इन 4 घोड़ों के बारे में तुम क्या कहोगे, जिन पर सवार होकर वो लोग शमशाबाद से जंगल के दूसरे किनारे तक पहुंचे थे? खोजी ने जंगल की दूसरी जानिब जिस कच्ची सड़क का जिक्र किया था, वो मेरी देखी भाली हुई थी। मज़कूरा सड़क शिमाल मगरिब में थोड़ा आगे जाकर एक पक्की सड़क से मिल जाती थी, जो सीधी लायलपुर मौजूदा फैसलाबाद शहर तक जाती थी। अगर डाकुओं ने उधर का रुख किया था तो इसका यही मतलब था वो लायलपुर गए थे, और अगर उन्होंने मुखालिफ सिमत में सफ़र किया था तो फिर इनको फिरोज नगर, मलकवाल और चक 32 में ढूंढने की ज़रूरत थी। ये तीनों गांव थोड़े थोड़े फासले से मज़कूरा कच्ची सड़क के ज़ीरे जानिब वाक़े थे। खोजी फतेह मोहम्मद ने मेरी झल्लाहट भरे इस्तफसार के जवाब में बताया। मलिक साहब, मैंने जंगल से बाहर निकलने के बाद घोड़ों के खुरे को तलाश करने की अपनी सी कोशिश कर डाली है, मगर इस मकसद में मुझे कामयाबी नहीं हो सकी। अब घूम फिर कर मेरा जहन एक ही तरफ जा रहा है। चाचा, बुझारते न डालो, मैंने बेजारी से कहा। तुम्हारा जहन घूम फिर कर जिधर भी जा रहा है, फौरन इसकी वजाहत भी कर डालो। मेरे ख्याल में डाकुओं ने जंगल से निकलने के बाद घोड़ों के समूह पर मोम जामे या कपड़े की थैलियां चढ़ा ली होंगी। फतेह मोहम्मद ने संजीदा लहजे में बताया। इसीलिए घोड़ों का खुरा आगे नहीं मिल सका। बाज शातिर मुजरम इस किस्म की हरकत करते हैं और बाज ज़हीन खोजी इन शातिर मुजरमों की हरकत को नाकाम भी बना देते हैं। मैंने चुभते हुए लहजे में कहा, घोड़ों के खुरों पर मोम जामे या मोटे कपड़े की थैलियां चढ़ा लिए जाने के बावजूद भी वो पांव के दबाव का सहारा लेकर अपना काम निकाल लेते हैं। मैंने एक तरह से खोजी फतेह मोहम्मद पर तंज किया था। वो मेरे लहजे की तुरशी और तीखेपन को फौरन महसूस करके बोला, जी हाँ, ये बात मैं भी जानता हूँ मलिक साहब, और अल्लाह के फजल व करम से मुझ में ये सलाहियत मौजूद है जिसका भी आपने जिक्र किया है। मैंने ज़ेरे लब मुस्कराते हुए पूछा, फिर क्या इरादा है तुम्हारा चाचा? मैं कल सुबह अपने काम वहीं से दोबारा शुरू करूंगा जहां आज छोड़कर आया हूं। इसने बड़े एतमाद से जवाब दिया। आज 5 मील के जंगल को अबूर करने में अच्छा खासा वक्त लग गया है, और आपको पता है खुरे खोज का काम रात की तारीकी में नहीं हो सकता।
कल इंशाअल्लाह मुझे अपनी सलाहियतें आजमाने का ज़्यादा मौका मिलेगा और मैं आपको कोई खुशखबरी भी सुना सकूंगा। अल्लाह तुम्हारी ज़बान मुबारक करे चाचा। मैंने खलूस दिल से कहा, तुम कल सुबह एक कांस्टेबल को साथ रखकर काम को आगे बढ़ाओ। इसके साथ ही मैं लायलपुर, फिरोजनगर, मलिकवाल और चक 32 को चेक करने के इंतजामात करता हूँ। खोजी थोड़ी देर मजीद मेरे पास बैठकर रुखसत हो गया। मैं एएसआई इफ्तिखार हुसैन के साथ अगले दिन का लाहे अमल तैयार करने में मसरूफ़ हो गया। इतवार की सुबह अगरचे शहरों और कस्बा जात वगैरह में बसने वाले आम लोगों के लिए बड़ी सुहानी होती है, मगर गांव देहात में चूंकि छुट्टी, खसूसन हफ्तावार छुट्टी का कोई तसव्वुर नहीं होता, इसलिए हर दिन एक जैसा लगता है। पुलिस डिपार्टमेंट की नौकरी भी कुछ इसी मिजाज की होती है, खास तौर पर देहाती थानों में, जहां थानेदार की रिहाइश भी थाने के अंदर ही रिहायशी क्वार्टर में हो, तो फिर ये महसूस होता है महकमा पुलिस से रिश्तेदारी है और थाना घर है। इतवार की सुबह थाने जाने से पहले मैं एक ज़रूरी काम करता हूँ और वो ये कि हफ्ते भर के मैले कपड़ों को एक गठड़ी में बांधना होता है, क्योंकि धोबी इतवार ही को आता था। वो धुले हुए कपड़े दे जाता और मैले कपड़ों की गठड़ी ले जाता। मेरी शुरू ही से ये आदत रही है कि यूनिफॉर्म हो या आम घरेलू इस्तेमाल के कपड़े, मैं इन्हें उतारते वक्त जेबें वगैरह ज़रूर चेक कर लिया करता हूँ। इसी तरह जब मैं मैले कपड़ों की गठड़ी बांधता था तो एक मर्तबा फिर एहतियातन जेबों में झांक लिया करता था। कहते हैं एहतियात बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसा कहते हैं तो कुछ भी गलत नहीं कहते। इस इतवार की सुबह भी जब मैं मैले कपड़ों की गठड़ी बांधते वक्त इन्हें चेक कर रहा था, यूनिफॉर्म की एक पतलून की जेब में हाथ डाला तो मुझे अजीब सा लगा। मेरा हाथ किसी धाती शय से टकराया था। मैंने फौरन मज़कूरा शय को जेब से बाहर निकाल लिया। वो एक लाकट था जो चांदी की जंजीर में पिरोया गया था। लाकट के चांदी के फ्रेम में एक फिरोजी पत्थर जड़ा हुआ था जो गालिबन फिरोजा था। चांदी की जंजीर एक जगह से टूटी हुई थी। इस लाकट पर निगाह पड़ते ही सेकंड के 1000वें हिस्से में मुझे याद आ गया कि मज़कूरा लाकट मुझे कहाँ से मिला था। मुझे अच्छी तरह याद था जब मैं जुम्मे की सुबह चौधरी कादर अली की हवेली पहुंचकर जाए वकुआ का मुआयना कर रहा था तो ये लाकट मुझे मगवी नौरीन के कमरे के फर्श पर पड़ा मिला था। इस वक्त मैं चूंकि बहुत से मामलात को एक साथ देख रहा था, इसलिए मैंने इस लाकट को पतलून की जेब में डाल लिया था कि बाद में चौधरी से इसके बारे में इस्तफसार करूंगा। अगलब इम्कान यही था कि इस लाकट का ताल्लुक मगवी नौरीन से होगा और अगवा की हंगामी वारदात के दौरान में जंजीर टूट जाने के बायस लाकट उसकी गर्दन से निकलकर कमरे के फर्श पर गिर गया होगा। लेकिन ये एक इत्तेफाक है कि बाद में फिरोजे वाला ये लाकट मेरे जहन से निकल गया और अब अचानक ही सामने आ गया था। मुझे हैरत इस बात पर थी कि यूनिफॉर्म की पहली तलाशी में मज़कूरा लाकट मेरे हाथ से कैसे निकल गया। बहरहाल हर काम में कुदरत की कोई न कोई मसलहत पोशीदा होती है। अब देखना यह था कि इस लाकट के साथ कौन सी कहानी जुड़ी हुई थी। मैं हस्बे मामूल तैयार होकर थाने आ गया। फिरोजे वाला लाकट मेरी जेब में था और मैं मुसलसल इसी के बारे में सोच रहा था। थाने में खोजी फतेह मोहम्मद मुझसे पहले मौजूद था। मैंने कल एक चुभते हुए जुमले से इसकी दुखती रग को छेड़ दिया था। वो खासा जज्बाती हो गया था और इस वक्त भी बड़े जोश में दिखाई देता था। फतेह मोहम्मद एक तजर्बाकार और हुनरमंद शख्स था। हर फनकार जज्बाती होता है, इसके अंदर खुददारी और अना भी होती है। यही वजह थी कि कल वो मेरे तीखे जुमले के जवाब में उछल पड़ा था। यकीनन उसे ऐसा महसूस हुआ होगा कि मैं इसके सामने दूसरे माहिर खोजियों का जिक्र करके इसकी अहमियत को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, जबकि दर हकीकत ऐसी कोई बात नहीं थी। मैंने फतेह मोहम्मद को एक कांस्टेबल देकर रवाना कर दिया। इसकी रिपोर्ट के बाद ही फैसला किया जा सकता था कि मतलाशी टीम को लायलपुर की तरफ रवाना किया जाए या दीगर गांव की सिमत। फिर मैंने इफ्तिखार हुसैन को अपने पास बुला लिया। वो मुझे सलाम करने के बाद कुर्सी पर बैठ चुका तो मैंने गहरी संजीदगी से कहा, इफ्तिखार, मैं 2-3 घंटे के लिए शमशाबाद की तरफ जाना चाहता हूँ। इस दौरान में थाने का नज़्म नस्क तुम संभालोगे। ठीक है मलिक साहब, आप बेफिक्र होकर जाएं। वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला। फिर पूछा, क्या उधर कोई खास बात है?
अभी कुछ नहीं कह सकता। मैंने इस लाकट का जिक्र नहीं किया, हो सकता है वहां पहुंचकर कोई खास बात सामने आ जाए। कल का पूरा दिन चौधरी कादर अली की कोई खैर खबर नहीं मिली। पता तो क्या जाए उधर हवेली में हो क्या रहा है। जी हाँ जरूर, वो मोतदिल अंदाज में बोला। आप थाने की तरफ से मुतमईन होकर जाएं। आपने इतना तो सिखा ही दिया है कि मुझे यहाँ काम करने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। और फिर लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए बोला, मलिक साहब, शमशाबाद यहाँ से दूर ही कितना है? ज्यादा से ज्यादा 1 मील ना। अगर कोई गड़बड़ हो भी गई तो मैं आपको बुला लूंगा। इफ्तिखार हुसैन की पुरएतमाद बातों ने मुझे मुतमईन कर दिया। फिर इसी ने एक कांस्टेबल को भेजकर मेरे लिए तांगे का बंदोबस्त किया और मैं कांस्टेबल वाहिद के हमरा शमशाबाद की तरफ रवाना हो गया। रास्ते भर वो लाकट एक लम्हे के लिए भी मेरे जहन से महू नहीं हुआ था। मैं और चौधरी कादर अली हवेली की बैठक में विराजमान थे। पहले जब मैं यहाँ आया तो बैठक में बैठने का मौका नहीं मिल सका था। वो सारा वक्त अफरा तफरी में गुजर गया था। चौधरी की बैठक सजावट और सादगी का खूबसूरत इम्तजाज पेश करती थी, यानी वहां अपना रोब दबदबा और करोफर जाहिर करने वाली कोई शय दीवारों पर आवीजा नहीं की गई थी। गोया वो बैठक चौधरी कादर अली के फित्री मिजाज की अक्कास थी। रस्मी अलैक सलैक के बाद चौधरी ने दिल गिरफ्ता लहजे में पूछा, मलिक साहब, मेरी नौरीन की कोई खैर खबर? मैंने निहायत ही मुख्तसर मगर जामे अल्फाज में चौधरी को अपनी अब तक की तफ्तीश और तहकीक से आगाह किया। फिर आखिर में तसल्ली भरे लहजे में कहा, आज शाम तक ये पता चल जाएगा कि वो डाकू नौरीन को जंगल से बाहर निकलने के बाद लायलपुर की तरफ ले गए हैं या फिर जेरी जानिब मौदात, फिरोज नगर, मलिकवाल और चक 32 की तरफ। जरा सिमत का तयन हो जाए, इसके बाद नौरीन की तलाश बहुत आसान हो जाएगी। किसी नतीजे पर पहुंचने के बाद ही मुतलाशी टीम को रवाना किया जा सकता है। मलिक साहब, अभी तक तो मैंने कोशिश यही की है कि इधर बहादुरपुर वालों को इस वारदात की खबर ना हो। चौधरी ने तशवीशनाक नजर से मुझे देखते हुए कहा, आप किसी भी तरह 1-2 दिन में नौरीन को बाजियाब करने की कोशिश करें। अगर मेरे दोस्त चौधरी खुदाबख्श को इस अंधोनाक वाक़े का पता चल गया तो फिर क़यामत ही आ जाएगी। मेरी पगड़ी भी उछलेगी और नाक भी कटेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा चौधरी साहब, मैंने पुरसकून अंदाज में कहा। आप खामखा परेशान होने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मतलब है आपका? वो हैरत भरी नजर से मुझे तकने लगा। क्या आप इस वारदात को मामूली वाक़या समझ रहे हैं? नहीं चौधरी साहब, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने बदस्तूर ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं तो चौधरी खुदा बख्श के हवाले से कह रहा था। चौधरी खुदा बख्श के हवाले से इसकी आंखों में उलझन तैरने लगी। मलिक साहब, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आ सकी। चौधरी खुदा बख्श आपका देरीना और काबिल भरोसा दोस्त है ना? बेशक ऐसी ही बात है, वो बड़े एतमाद से बोला। सच्चे और मुखलिस दोस्त अपने दोस्तों की मजबूरियों को समझने और इनकी मदद करने की कोशिश करते हैं चौधरी साहब, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। मैं तो यही कहूँगा कि चौधरी खुदा बख्श को सूरत हाल से आगाह कर दें, वो इस मामले में आपसे ताउन और हमदर्दी करेगा। नहीं मलिक साहब, वो बड़ी तेजी से नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला, अभी पानी सर से ज्यादा ऊंचा नहीं हुआ। बस 1-2 दिन में आप नौरीन को ढूंढ निकालें। जब कोई चाराए कार नहीं रहेगा तो फिर मैं खुद बहादुरपुर जाकर चौधरी खुदा बख्श को हालात की संगीनी से आगाह कर दूंगा। जैसी आपकी मर्जी, मैंने सादा अंदाज में कहा। वैसे इस वक्त मैं एक और काम से आपके पास आया था। और काम से? कौन सा काम मलिक साहब? वो सवालिया नजर से मुझे तकने लगा। मैंने सोचे समझे मंसूबे के तहत कहा, इधर जंगल से हमें एक खास शय मिली है। मैं वो शय आपको दिखाता हूँ। हो सकता है इसकी मदद से डाकुओं का सुराग लगाने में कोई मदद मिल सके। जी दिखाएं। वो पुर इश्तियाक अंदाज में मुझे देखने लगा। मैंने फिरोजे वाला लाकट जेब से निकालकर चौधरी की आंखों के सामने लहराया तो इसकी आंखों में शनासाई की वाज़ेह चमक उभरी। फिर वो सरसराती हुई आवाज में बोला, ये लाकट आपको जंगल से मिला है?
जी हाँ, मैंने इस बात में गर्दन हिलाई। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं तो आप इस लाकट को अच्छी तरह पहचानते हैं। जी हाँ बिल्कुल, इसमें ना पहचानने वाली कौन सी बात है। वो बड़े वसूख से बोला, ये तो जीला का लाकट है। अब मेरे चौंकने की बारी थी। मैं जिस लाकट को नौरीन का समझा था वो जीला का निकल आया था, मगर सवाल ये पैदा होता था कि जीला का लाकट नौरीन के कमरे में कैसे पहुंच गया। ये बड़ा सनसनीखेज सवाल था। लिहाजा मैंने ठहरे हुए अंदाज में पूछा, चौधरी साहब, आपको यकीन है कि ये लाकट जीला ही का है? जनाब, आप भी कमाल करते हैं। वो शाकी अंदाज में मुझे देखते हुए बोला, मुझे 100% यकीन है कि ये लाकट जीला ही का है। लगता है इसकी जंजीर टूटने की वजह से ये जंगल में कहीं गिर गया होगा। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो जीला से पूछ लें, वो इधर गेट के करीब अपने कमरे में मौजूद है। आप कहें तो मैं जीला को यहाँ बुला लेता हूँ। लाकट के हवाले से पूछगिछ के लिए मैंने हवेली की तरफ आते हुए रास्ते में एक लाहे अमल तैयार कर लिया था जिसमें बहुत सी बातें हकीकत से दूर थीं, और मैं सच्चाई तक रसाई हासिल करने के लिए इस लाहे अमल पर अमल पैरा था। जीला का बुखार अब कैसा है? मैंने चौधरी से पूछा। अब तो वो ठीक है, उसने जवाब दिया, बस कमजोरी है, एक आध दिन आराम करेगा तो सब ठीक हो जाएगा। मैंने एक फौरी ख्याल के तहत कहा, अब जीला को बुला लें। थोड़ी देर के बाद जीला बैठक में मौजूद था। चौधरी के इशारे पर वो एक मूढ़े पर बैठ गया। जब से मुझे ये पता चला था कि फिरोजे वाला वो लाकट जीला का था और हर वक्त इसके गर्दन में लटका रहता था, मेरे रग व पे में एक अजीब सी सनसनी फैली हुई थी। वो ठीक से बैठ चुका तो मैंने इससे पूछा, जीला, तुम्हारा वो लाकट कहाँ है जो हर वक्त तुम्हारी गर्दन में मौजूद रहता था? पता नहीं जी, वो कहाँ गिर गया है। वो अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए बोला, मैं नौरीन बीबी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहा हूँ, बल्कि अभी तक परेशान हूँ। जब तक नौरीन बीबी वापस नहीं आ जाती, हवेली में रहने वाला एक एक शख्स बल्कि पूरा शमसाबाद ही उदास और फिक्रमंद रहेगा। वो लम्हे भर के लिए रुका, एक गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए बोला, 2-3 दिनों में यहाँ ऐसी अफरा तफरी रही है कि मुझे खुद अपना होश नहीं रहा। लाकट पर क्या ध्यान देता। तुम्हारे लिए खुशखबरी है जीला, मैंने ड्रामाई अंदाज में कहा। इंशाअल्लाह मैं अनकरीब नौरीन को बाजियाब कर लूंगा। फिलहाल मैं तुम्हारा फिरोदे वाला लाकट ढूंढने में कामयाब हो गया हूँ। जीला की आंखों में उलझन आमेज हैरत नमूदार हुई। बेसाख्ता इसकी जबान से निकला, वो आपको कहाँ से मिला? थोड़ी देर पहले मैंने मज़कूरा लाकट को जेब में रख लिया था। जीला के इज़तरारी सवाल पर मैंने वो लाकट अपनी जेब में से निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लाकट हमें जंगल में से मिला है, इसकी जंजीर टूटी हुई है। वो लाकट को हाथों में फिराते हुए बोला, मेरा ख्याल है जब मैं नौरीन बीबी की तलाश में जंगल की तरफ गया था तो ये लाकट जंजीर टूट जाने की वजह से वहां गिर गया होगा। मैं इस दौरान में मुसलसल जीला की आंखों और चेहरे के तासुरात का जायजा ले रहा था। इन लम्हात में जीला मुझे खासा उलझा हुआ दिखाई दिया। हो सकता है ये इसकी बीमारी के असरात का समर हो। बहरहाल मैंने उसे पक्का करने की खातिर पूछा, वैसे ये लाकट है तो तुम्हारा ही ना? हाँ जी बिल्कुल। वो जल्दी से इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, मैं भला अपने लाकट को पहचानने में किस तरह गलती कर सकता हूँ? पूरे शमसाबाद में ऐसा लाकट और किसी के पास नहीं है। और तुम्हें इस बात का भी यकीन है कि जुम्मे की सुबह जब तुम नौरीन की तलाश में चौधरी साहब को बताए बगैर चुपचाप जंगल की तरफ जा रहे थे तो ये लाकट तुम्हारी गर्दन में मौजूद था? मैंने निहायत ही ठहरे हुए अंदाज में इस्तफसार किया। जी हाँ, जब मैं घोड़े पर बैठ रहा था तो मैंने खुद अपनी हाथों से छूकर इस लाकट को देखा था। वो मजबूत लहजे में बोला, लेकिन वापसी में मैंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जब मैं लौटकर हवेली आया तो लाकट गायब था। मैं यही समझ रहा था रास्ते में आते जाते या फिर जंगल में कहीं गिर गया होगा। मैंने लाकट को तलाश करने के बारे में भी सोचा था, लेकिन तेज बुखार ने मुझे इसकी मोहलत ही नहीं दी, और अब भी कमजोरी की वजह से इतने चक्कर आ रहे हैं कि मैं ठीक तरह से आपसे बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ जीला, मैं भी यही महसूस कर रहा हूँ कि तुम्हें आराम की जरूरत है। मैंने हमदर्दी भरे लहजे में कहा, तुम ये लाकट अपने पास रख लो
और अपने कमरे में जाकर आराम करो। नौरीन के हवाले से भी जहन को थकाने की जरूरत नहीं, 1-2 दिन में वो हवेली में मौजूद होगी। जिला ने लाकट की बाजियाबी के लिए मेरा शुक्रिया अदा किया और मुझे सलाम करके बैठक से निकल गया। चौधरी ने सोचती हुई गहरी नजर से मुझे देखा और बिखरी हुई उलझन ज़दा आवाज में पूछा, मलिक साहब, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करते फिर रहे हैं। क्या मतलब चौधरी साहब? मैंने पूछा। मतलब ये कि वो बदस्तूर उलझे हुए अंदाज में वजाहत करते हुए बोला, आपकी बातों और इनसे झलकने वाले इत्मीनान से तो यही महसूस होता है कि आपको अच्छी तरह मालूम है नौरीन कहाँ है और आप जब चाहेंगे उसे सामने ले आएंगे। ऐसी बात नहीं है चौधरी साहब, मैंने सरसरी लहजे में कहा। बाखुदा मुझे इस बात का तो इल्म नहीं कि नौरीन इस वक्त कहाँ होगी, लेकिन अगर आप मेरे एक सवाल का बिल्कुल दुरुस्त जवाब दें तो मुमकिन है मैं शाम से पहले आपकी बेटी का सुराग लगाने में कामयाब हो जाऊं। मलिक साहब, इस वक्त मुझसे ज्यादा और कोई इस बात का ख्वाहिशमंद नहीं होगा कि नौरीन जल्द अज जल्द बाइज्जत और सही सलामत वापस हवेली पहुंच जाए। वो आगे को झुककर गहरी संजीदगी से बोला, आप जितने भी सवालात पूछेंगे मैं इनका ठीक ठीक जवाब दूंगा। जितने और कितने नहीं, सिर्फ एक सादा सा सवाल। जी पूछें, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? वो हमतन गोश हो गया। मैंने पिछले फेरे में हवेली के अंदरूनी हिस्से का तफसीली जायजा लिया था। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, खास तौर पर उन 4 कमरों का जो एक ही कतार में बने हुए हैं, जिनमें से 3 तो आप लोगों की ख्वाबगाहें हैं और चौथे कमरे में नौरीन का जहेज भरा हुआ है। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस ली, फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा, आपकी, आपके बच्चों की और नौरीन की ख्वाबगाह में किस किस को जाने की इजाज़त है? मैं, मेरी घरवाली जाहिदा परवीन, बशीरा बीबी, नवीद, सईद और नौरीन। उसने बड़े एतमाद से जवाब दिया, या फिर जो हमारे करीबी रिश्तेदार हैं वो जब शमशाबाद आते हैं तो वो इन कमरों में बासानी आ जा सकते हैं। वैसे मैंने बाहर से आने वाले मेहमानों के क़याम और ताम के लिए हवेली के अंदर ही 2-3 कमरे अलग से भी बना रखे हैं। जिला और बाला से आपकी कोई रिश्तेदारी निकलती है? मैंने चौधरी की आंखों में झांकते हुए खासे तीखे लहजे में इस्तफसार किया। नहीं जी, बिल्कुल नहीं, वो ठोस अंदाज में बोला। वो सिर्फ मुलाजिम हैं, नमकखार और वफादार मुलाजिम। इन्हें हवेली के अंदरूनी रिहायशी कमरों में आने की कतन इजाजत नहीं है। जनान खाने से दूर हवेली के बैरूनी हिस्से में ड्यूटी देते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने भी थोड़ा आगे झुककर मानीखेज लहजे में पूछा, वो नीले पत्थर वाला चांदी का लाकट मुझे नौरीन के कमरे के फर्श पर पड़ा मिला था, तो आपका रद्द अमल क्या होगा? चौधरी साहब, इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी बात सुनते ही चौधरी उछल पड़ा। जब जिला को नौरीन के कमरे में कदम रखने की इजाजत नहीं तो फिर इसका लाकट वहां कैसे पहुंच सकता है? मैंने निहायत ही मुख्तसर अल्फाज में चौधरी को फिरोजे वाले लाकट की कहानी सुनाई और आखिर में कहा, मुझे शक नहीं बल्कि यकीन है कि जिला इस डकैती और अगवा वाली वारदात के बारे में बहुत कुछ जानता है। इसकी आंखें हैरत से फट गईं। वो झरझराती हुई आवाज में बोला, ये आप क्या कह रहे हैं मलिक साहब? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मैंने पूरे एतमाद के साथ कहा। मैं आपके नमकखार जिला को अपने साथ थाने लेकर जा रहा हूँ। शाम से पहले इसने हैरत अंगेज और नाकाबिल यकीन इंकशाफात ना किए तो मैं समझूंगा अब तक मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में झक मारी है। चौधरी कादर अली मुश्किल ही से सही मगर इस बात के लिए राजी हो गया कि मैं जिला को तफ्तीश के लिए थाने ले जाऊं। इसके बाद हवेली में रुकने का कोई जवाब ही नहीं था। हमने जिला को तांगे में बिठाया और थाने की जानिब रवाना हो गए। वो रास्ते भर खामोश और खोया खोया सा रहा। मैंने जिला को ये नहीं बताया था कि इसे किस मकसद के लिए थाने लेकर जा रहा हूँ। वो यही समझ रहा था कि मैं नौरीन की तलाश के सिलसिले में उसे कोई अहम जिम्मेदारी सौंपने का इरादा रखता हूँ। मुझे शुरू ही से जिला और बाला पर शक था। वो चौधरी की हवेली के मुहाफिज थे और इस पुरअसरार वारदात के वक्त वो दोनों दुनिया और माफिया से बेखबर पाए गए थे और यही बात मुझे हजम नहीं हो रही थी। बाला का तफसीली इंटरव्यू करने के बाद मैं मुतमईन हो गया था, लेकिन जिला का रवैया इब्तदा ही से मशकूक था। ये लाकट वाला मामला सामने आने के बाद तो मेरा ये शक यकीन में बदल गया था कि वो इस वारदात के बारे में
जरूर कुछ न कुछ जानता है। मैंने थाने पहुंचकर जिला को खौफनाक सूरत वाले एक हवलदार के हवाले किया और वाज़ेह अल्फाज में कहा, चमन खान, मैं जानता हूं कि चौधरी कादर अली की हवेली में होने वाली डकैती और अगवा की वारदात में किसी न किसी हवाले से ये जिला भी मुलविस है। इसकी ज़बान से इकरार कराना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। आप फिक्र ही न करें मलिक साहब। चमन खान ने जिला को ऐसी नज़र से देखा जैसे कसाब बकरे को देखता है। मैं 1 घंटे के अंदर आपको रिपोर्ट पेश करता हूँ। इसके बाद चमन खान जिला को धकेलते हुए ट्रायल रूम की तरफ ले गया। जिला इस गैर मुतवक्के सूरत हाल से बेहद खौफजदा हो गया था, लिहाजा इसने चमन खान की बताई हुई मुद्दत से पहले ही जबान खोल दी। जो लोग जिंदगी में पहली मर्तबा किसी संगीन जुर्म का इर्तिकाब करते हैं और पुलिस से कभी इनका वास्ता नहीं पड़ा होता, इनकी जबान को खुलवाने के लिए खतरनाक तफ्तीशी हथकंडे इस्तेमाल करने की जरूरत पेश नहीं आती। मलिक साहब, ये बंदा तो भेड़ से भी ज्यादा डरपोक निकला। चमन खान ने मेरे पास आकर बताया, इसने जबान के साथ साथ और भी बहुत कुछ खोल दिया है। इस वक्त इसके बदन से बदबू के भभके उठ रहे हैं। तुम जल्दी से जिला की सफाई सुथराई का बंदोबस्त करो चमन खान, मैंने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, ताकि इसका बयान कलमबंद किया जा सके। इस रोज मैंने जमील उर्फ जिला का जो बयान कलमबंद किया, मैं इसकी तफसील में तो नहीं जाऊंगा, ताहम गैर ज़रूरी और गैर मुताल्लिक बातों को हज़फ करके मैं इसका खुलासा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। जिला नौरीन को पसंद करता था, लेकिन इस पसंदीदगी के इजहार का मतलब ये था कि वो अपने परवाना मौत पर दस्तखत करता। जब नौरीन की शादी की तारीख पक्की हो गई तो वो उदास रहने लगा। नौरीन को कुछ ही दिनों में शमशाबाद को छोड़कर बहादुरपुर चले जाना था। यहाँ रहते हुए तो कभी कभार उसे नौरीन की शक्ल नजर आ जाती थी, लेकिन अगर वो ब्याह कर बहादुरपुर चली जाती तो फिर जिला के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती। एहसास महरूमी, जज्बात की शिकस्त और नाआसूदा ख्वाहिशात ने उसे एक शैतानी मंसूबे पर अमल करने के लिए उकसाया। चक 32 में उसका एक दोस्त बशारत रहता था, जिसके हर किस्म के लोगों से ताल्लुकात थे। बशारत ने जब जिला की बिपता सुनी तो वो इसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। जिला हवेली के अंदरूनी मामलात से अच्छी तरह वाकिफ था। वो बशारत के मशवरे पर डाकुओं का आलाकार बनने पर तैयार हो गया। उसने हवेली के अंदरूनी हालात से डाकुओं को आगाह कर दिया। इन 4 डाकुओं का बंदोबस्त बशारत ने किया था। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी शब 4 डाकू घोड़ों पर सवार होकर चौधरी कादर अली की हवेली पहुंच गए। इनके पास बेहोश करने वाली दवा, क्लोरोफार्म में बसे हुए रुमाल भी थे। वो डाकू जिला की मदद और ताउन से हवेली के अंदर दाखिल हुए। इस वक्त बाला गहरी नींद सो रहा था। इसकी नाक पर मखसूस रुमाल रखकर उसे बेहोश कर दिया गया था। जिला डाकुओं के साथ पहले नौरीन वाले कमरे तक पहुंचा। डाकुओं ने सोई हुई नौरीन को भी रुमाल की मदद से बेहोश कर दिया। इसके बाद जिला अपने कमरे में जाकर लेट गया और खुद को बेहोश साबित करने लगा। डाकुओं की वो मुकम्मल रहनुमाई कर चुका था। उन्होंने नौरीन को कंधे पर लादा और तलाई जेवरात वाला सूटकेस उठाकर चलते बने। इनके बीच जंगल के एक मखसूस हिस्से में अगली सुबह मुलाकात तय थी, जहां बशारत भी मौजूद होता। इसीलिए जुम्मे की सुबह जिला चुपचाप जंगल की तरफ निकल गया था। प्रोग्राम के मुताबिक तलाई जेवरात पर डाकुओं को कब्जा करना था और नौरीन जिला के हवाले कर दी जाती। जिला बशारत की मदद से नौरीन को लेकर किसी महफूज इलाके की तरफ निकल जाता, लेकिन डाकू जिला को गुच्चा दे गए थे। अगली सुबह जब वो जंगल के मखसूस मकाम पर पहुंचा तो वहां खुले हुए सूटकेस और रेशमी मलबूसात के सिवा कुछ भी नहीं था। इस सूरत हाल से जिला के जहन को ऐसा धचका लगा कि वो तेज बुखार में मुब्तला हो गया। जिला जब डाकुओं की रहनुमाई करते हुए नौरीन के कमरे में गया था तो वहीं इसका लाकट गिर गया था, जो इस केस को हल करने का सबब बन गया। जिला की निशानदेही पर मैंने चक 32 और इर्द गिर्द के गांव देहात में छापे मारकर बशारत को गिरफ्तार कर लिया। वो फिरोज नगर से आगे एक गांव उमरकोट में छुपा हुआ था। जब मैंने बशारत को तफ्तीश की चक्की में पीसने के लिए डाला तो इसने डाकुओं के पते ठिकाने से मुझे आगाह कर दिया। मैंने सरतोड़ कोशिश करके 18 अप्रैल बुध के रोज दोपहर में नौरीन को बाजियाब कर लिया, यानी इसकी बारात से सिर्फ 1 दिन पहले।
इस दौरान में नौरीन के साथ क्या बीती और मैंने जीला और बशारत समेत डाकुओं का क्या हशर किया, ये एक अलग इबरतनाक दास्तान है जो फिर किसी मुनासिब मौके पर बयान करूंगा। मोहब्बत करना कोई जुर्म है और ना ही गुनाह, लेकिन इस मोहब्बत के हसूल के लिए जुर्म की राह इख्तियार करना किसी भी तौर काबिल माफ़ी नहीं। अगर ये नुक्ता इंसानों की समझ में आ जाए तो हमारी दुनिया जन्नत बन जाए। कहानी के इख्तिताम पर एक दफ़ा फिर से आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एज ए न्यू यूट्यूबर हमारी सपोर्ट करें। शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर किसी नई सनसनीखेज कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।